पहले दिन से लेकर सेल होने तक का प्रोसेस किस तरह से होता है? जनरली वहाँ पे 2 टाइप की प्रोसेस चलती हैं। तो मॉडिफाइड सैम्पल्स भेजते हैं, जब तक सैम्पल अप्रूव ना हो जाए वी ट्राई टू चेज देम विथ मॉडिफाइड सैम्पल्स या क्या उसका फीडबैक रहा। वी हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ सर्विंग अ कस्टमर फ्रॉम 1 kg टू टन्स ऑफ प्रोडक्ट। आपको कस्टमर का भी समझ में आएगा कि वो क्या चाह रहा है और आपको अपना भी समझ में आएगा कि मैं बेचना तुम्हें क्या चाहता हूँ। क्या आपका फूड टेक होना वहाँ पे भी हेल्प करता है? टीम बॉन्डिंग हो जाती है अपनी। सो आई अंडरस्टैंड कि इसको क्या समझाऊँ तो उसको समझ में आ जाएगा, चाहे वो प्रोक्योरमेंट टीम से हो, चाहे वो टेक्निकल टीम से हो। उसे कितनी इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, जहाँ पे हो सकता है उसको ज़रूरत पड़े। कैसे फ्रूट आता है, फ्रूट आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, उसका कॉस्ट इम्पैक्ट क्या होता है, and then eventually arising at a price which makes company profitable at the same time जो हमारा कस्टमर है उसे एक अच्छा प्राइस मिले। कॉस्टिंग होती कैसे है, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें होते हैं, वेदर इट्स रॉ मटेरियल, वेदर इट्स पैकेजिंग मटेरियल, क्या क्या उसमें ओवरहेड्स होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या पैसा लगता है एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने में। सो यू कैन एटलीस्ट एक्सप्लेन देम, या मेरा फ्रूट का ही प्राइस इतना है, मैं आपको कहाँ से इतना कम कर सकती हूँ, या फिर आई कैन गिव यू अ डिस्काउंट ऑन दिस बिकॉज मुझे ये प्रॉफिट में हो रहा है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंपोनेंट बॉम्ब का कौन सा था समझने में? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। सीरियसली, मतलब मुझे लगा ये इतना पैसा कहाँ आ रहा है। हमने अल्फांसो ख़रीदा था। अल्फांसो हमने किसी एक रीजन से ख़रीदा जहाँ पे बहुत महंगा था वो, बट हमें किसी क्लाइंट ने सजेस्ट किया कि आप गलत जगह से ले रहे हो, वहाँ पे तो इतना एक्सपेंसिव होता ही है, गो टू साउथ में सस्ता है। दूसरी कंपनियाँ 95 में बेच सकती हैं, तो आप क्या करोगे? मतलब तो ट्रांसपेरेंसी होने से आपको क्या फ़ायदा हुआ कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। महंगी चीज़ का अच्छा क्वालिटी होगा, सस्ती चीज़ के लिए क्वालिटी कम होगा। तो व्हेन यू से कि आप प्राइस कम कर रहे हो, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल, वो हमारा पैरामीटर ही नहीं है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वही रहेंगे। हर कंपनी के लिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फ्रूट फॉर्मुलेशन में। हम B2B सेल्स हमारे कस्टमर्स हैं, इसलिए की अकाउंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। की अकाउंट एट अ वेरी ब्रॉड लेवल का मतलब ये होता है कि एक ही कंपनी में कई सारे लोग डिसीजन लेने में कोलैबोरेट करते हैं। लाइक परचेज मैनेजर होता है, टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, फाइनेंस के लोग होते हैं, डिसीजन मेकर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं फ्रूट फॉर्मुलेशन में। आज हमारे साथ स्तुति गुप्ता है, वो की अकाउंट मैनेजर है फ्रूट फॉर्मुलेशंस में एंड डेयरी और बेवरेज क्लाइंट्स को संभालती हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके जर्नी के बारे में, उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड काफ़ी कुछ। तो वेलकम स्तुति गुप्ता टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, आई एम रियली ऑनर्ड। आपने मुझे यहाँ बुलाया है एंड इट्स रियली एक्साइटिंग टू टॉक ऑन वॉट एवर टॉपिक्स यू वॉन्ट मी टू डिस्कस अबाउट सेल्स, प्राइसिंग डेस्क, जो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गिव यू ऑल द आंसर्स और मे बी हैव जस्ट अ कॉन्वर्जेशन अबाउट इट। ऑफ कोर्स। तो शुरुआत करते हैं, आप सेल्स में हो, हमेशा से आपने B2B कस्टमर्स को ही सेल किया है, ज़्यादातर फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को आपने सेल किया है। तो थोड़ा सा हमें बताओ, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? जब एक इंग्रेडिएंट कंपनी वाला सेल्स पर्सन उनको मिलने जाता है तो कैसे टाइप के चैलेंजेस आते हैं, कैसे टाइप की क्वेरीज होती हैं, कैसे पहले दिन से लेकर सेल होने तक का प्रोसेस किस तरह से होता है? सो कंपनीज जो हम जिनको अप्रोच करते हैं, जनरली वहाँ पे 2 टाइप की प्रोसेस चलती हैं। एक या तो डायरेक्टली जो प्रोक्योरमेंट टीम है उसने हमें कांटेक्ट किया है एंड दे आर लुकिंग फॉर एनी वेंडर हु कैन प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू देम। सेकेंड, एक दूसरा तरीका होता है जिसमें R&D हमें अप्रोच करती है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले हमें पूछते हैं क्या आप ये बना सकते हो या आपके पास ये प्रोडक्ट है हमारे लिए। देन वी स्टार्ट डूइंग ऑल द स्पेसिफिकेशन पार्ट, उनकी हम अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली, किस एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ करना चाहते हैं। अगर
हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है. वी प्रोसीड टू हैव अ टेक्निकल डिस्कशन विद द टीम, विद आवर टेक्निकल टीम. हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं अगर हम उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं, हमारे प्रॉपर प्रोडक्शन में आता है, हमारे फिजिबिलिटी में होता है, वी जस्ट प्रोवाइड देम. अगर कुछ ऐसा है जिसमें कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, वी ऑल्सो ट्राई टू सपोर्ट देम डिपेंडिंग अपॉन क्या वॉल्यूम हमें आगे मिल सकती है. वी प्रोवाइड अ प्रॉपर सैम्पल टू देम, दैट्स व्हाट वी से एज अ फर्स्ट सैम्पल. उसके बाद हम अगर उनको अच्छा लग गया क्लाइंट को, विल जस्ट डू द फर्दर कमर्शियल पार्ट. नहीं अच्छा लगा तो क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, क्या नहीं अच्छा लगा, फ्लेवर नहीं अच्छा लगा, कलर नहीं अच्छा लगा, टेस्ट नहीं अच्छा लगा, कुछ नया मॉडिफिकेशन चाहिए. होता कभी कभी ऐसा है कि R&D के पास पहुंचता है, उनको एकदम से खाने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि यार इसमें क्या हम ये भी कर सकते हैं, लेट्स ऐड दिस प्रोडक्ट ऑल्सो. वो भी हम करते हैं साथ में. तो मॉडिफाइड सैम्पल्स भेजते हैं. जब तक सैम्पल अप्रूव ना हो जाए, वी ट्राई टू चेज देम विथ मॉडिफाइड सैम्पल्स या क्या उसका फीडबैक रहा. एक बार जब हमारे पास फीडबैक आ जाता है, वी जस्ट ट्राई टू हैव अ कमर्शियल डिस्कशन विद देम कि हाँ अच्छा चलो ये हो गया है, ये हमारी कोटेशन है, ये प्राइसेस हैं. स्टार्टिंग में क्योंकि वी हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ सर्विंग अ कस्टमर फ्रॉम 1 kg टू टन्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हम स्टार्टिंग के MOQs नहीं रखते हैं, सो दैट कस्टमर थोड़ा लीनियंट हो जाए इस चीज़ में भी, और उसको भी थोड़ी शांति मिलती है कि लाइक अच्छा ठीक है मैं 10 किलो का भी ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ. सो वो हमारे साथ ऑर्डर प्लेस करते हैं. वी गिव अ ट्रायल ऑर्डर, उनको मिलता है, वो ट्राई करते हैं, मार्केट में सैम्पल्स भेजते हैं. जो भी फीडबैक आता है हमें बताते हैं. अगर थोड़ा उसमें कुछ लगता है कि यार स्वीटनेस कम है या मे बी फ्रूट का उतना अच्छा बूस्ट नहीं आ रहा है, कुछ और कर सकते हैं क्या, तो हम उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके एक फिर फाइनल कमर्शियल ऑर्डर उठाते हैं. तो आप खुद फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आपने B.Tech फूड टेक्नोलॉजी में किया है. कितना आपको हेल्प होता है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग फूड टेक्नोलॉजी के बारे में जानने से, जब आप कस्टमर्स के R&D के साइंटिस्ट से बात करते हैं? सी अंडरस्टैंडिंग इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो हमें कुछ तो टेक्निकल टर्म्स समझाएगा. इफ़ अ लेमैन गोज ओवर देयर, वो नहीं समझ पाएगा, वो नोट करके आ जाएगा बट शायद वहाँ पे और ऑप्शंस ना दे पाए या शायद वहाँ पे कोई सॉल्यूशंस ना दे पाए. मेरे साथ या फिर जो लोग जिन्होंने फूड टेक करके सेल्स में किया है, उनके साथ एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है, दे कैन अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. अभी उसने ऐसी नॉर्मली बोला यार मुझे इसमें इतना ब्रिक्स चाहिए. अभी अगर जिसको फूड नहीं आता वो अभी ब्रिक्स कैसे समझेगा, वो नोट करके ले आएगा या वो pH कैसे समझेगा. तो एटलीस्ट हम बता सकते हैं नहीं मेरे यहाँ तो इतने pH पे काम हो जाएगा, या मेरी हाँ हम इतना ब्रिक्स तक जा सकते हैं. सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू नो द प्रोडक्ट यू कैन सेल इट वेरी नाइसली. आपको कस्टमर का भी समझ में आएगा कि वो क्या चाह रहा है और आपको अपना भी समझ में आएगा कि मैं बेचना तुम्हें क्या चाहता हूँ. सो दैट इज़ आई सपोज वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. वो प्रोडक्ट तभी समझ में आएगा अगर आप पर्टिकुलर उस फील्ड के हो. सो फूड इसीलिए फूड टेक इसीलिए हेल्प करता है इसमें. तो आज अगर आप अपने कॉलेज में दोबारा जाते हैं, जो नए बैचेस हैं, क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि वो सेल्स प्रोफाइल डेफिनेटली एंड नॉट ओनली फॉर सेल्स, मतलब R&D और क्वालिटी तो हमेशा से चल रहा है. नॉट ओनली सेल्स, मुझे तो लगता है शायद प्रोक्योरमेंट में भी फूड वालों को होना चाहिए. बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोक्योरमेंट वाले ला के दे देते हैं बट वो अपने आप डिसीजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि COA दिखाएंगे QC को कि भाई चेक कर लो सही है कि नहीं है. तो आई सपोज सेल्स के साथ साथ प्रोक्योरमेंट भी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे फूड वाले होने चाहिए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. क्योंकि अगर हम समझाएंगे तो वो समझ नहीं पाते हैं. अभी आज की जो सिचुएशन है उसमें प्रोक्योरमेंट टीम इज़ नॉट फूड टेक, वो फूड उतना अच्छे से नहीं समझते हैं. वो अपने टेक्निकल टीम से पूछना है ये चाहिए क्या या ये हो सकता है क्या, बट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्कोप है. सो सेल्स तो ऑफ कोर्स, बिकॉज मज़ा आता है सेल्स करने में. एक रुपए के ऑर्डर से लेकर लाखों के ऑर्डर तक मज़ा आता है. बट जब कोई भी एक PO आता है, कोई भी एक कन्फर्मेशन आता है, तो आता तो है मज़ा. तो क्या आज भी जो आपके कॉलेज के जूनियर्स हैं आपसे जब मिलते हैं, एक्चुअली कई लोग हैं सेल्स में या हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. अच्छा. So I have got a good opportunity of working with one of my junior, extreme junior, in last of my company. वो उसमें मेरा जूनियर था, उसमें मुझे रिपोर्ट करता था. तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उसके साथ काम करके. So अच्छा लगता है, मतलब जूनियर सेल्स में है तो ये और अच्छा लगता है. अच्छा, people have been following this line. तो कस्टमर्स ही नहीं, आप
जब इंटरनली अपनी टीम से बात करते हैं जो प्रोडक्शन में है या R&D में है, तो कितना फ़ायदा होता है आपके टेक्निकल होने से जब आप अपने NPD टीम को रीब्रीफ करते हैं? क्योंकि आप कस्टमर के पास गए, उसका ब्रीफ आपने समझा, बाद में आके आप अपने NPD को या QC को या प्रोडक्शन को, प्रोसेस वालों को या प्रोक्योरमेंट वालों को जब एक्सप्लेन करते हैं, क्या आपका फूड टेक होना वहाँ पे भी हेल्प करता है? एक टीम बॉन्डिंग हो जाती है अपनी. सो आई अंडरस्टैंड कि इसको क्या समझाऊँ तो उसको समझ में आ जाएगा, चाहे वो प्रोक्योरमेंट टीम से हो, चाहे वो टेक्निकल टीम से हो. उसे कितनी इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, जहाँ पे हो सकता है उसको ज़रूरत पड़े. तो एक तो ब्रीफिंग जो उसने दी वो मैं उसे पूरी कन्वे करती हूँ. साथ में जब अगर मुझे लगता है कि यार इसको शायद ये आगे और ज़रूरत पड़ेगा, वो भी मैं उसे कन्वे करने की कोशिश करती हूँ कि ये भी एक बार कर लो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे लगता है कि कहीं मैंने कुछ मिस किया है, मैंने अपनी तरफ से ब्रीफिंग ली बट शायद मैंने कहीं कुछ मिस किया हो, तो मैं उनको भी एक क्वेश्चन डाल के रखती हूँ कि अगर कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए प्लीज़ लेट मी नो. मतलब मैं वो भी ला के आपको दूंगी फुल इन्फॉर्मेशन. कॉन्सेप्ट ब्रीफिंग बहुत आसान होता है, मतलब क्योंकि समझ लिया प्रोडक्ट और उसको समझाना फिर आसान हो जाता है. आई नो कि वो ये कर लेगा, तो बस उसको इतना ही समझाना है कि यार ये बस मुझे बना के दे दो, आपको सिर्फ इतना करना है. तो उसको भी समझ में आ जाता है फिर, बिकॉज वो पहले से हमारे टीममेट्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, उनके सामने हमने बहुत काम कर चुके हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं. सो एक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आ जाती है, वेदर इट्स टेक्निकल टीम, वेदर इट्स प्रोक्योरमेंट टीम, दोनों के साथ ही है, वेदर इट्स QC टीम. उनको भी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं हमारे पास कि ये हमें चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए. QC उसमें हमारी हेल्प करती है, तो उनकी तरफ से भी वो उतना ही अच्छा होता है. मतलब जितना हमें चाहिए हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, यार ये दे दो, ये दे दो, अगर ये लेटर नहीं है तो प्लीज़ बनवाओ, ये चीज़ नहीं है तो प्लीज़ करके दे दो. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. वो ब्रीफिंग देने में आसानी होती है. तो ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग है ना सिर्फ कस्टमर की तरफ बट ऑल्सो फैक्ट्री में क्या हो रहा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसी रीज़न से आई थिंक आपने रिसेंटली बिल ऑफ मटेरियल, जिसको हम बॉम बोलते हैं, उसमें यू स्टार्टेड एंटरिंग इनटू इट, अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस क्या होता है, कितना टेम्परेचर होता है, कितना लेबर यूज़ होता है, कितना पूरा जो बिल ऑफ मटेरियल होता है, आप उसमें एंटर किया एंड यू हैव नाउ टेकन अप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्राइजिंग फॉर द फुल कंपनी. आई बिलीव यू हैव अ सेंट्रल प्राइजिंग डेस्क जिसमें जो भी सेल्स वालों को प्राइस चाहिए होता है, आप उसका बिल ऑफ मटेरियल को देख के उसका प्रोसेस समझ के एंड एक अच्छा प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस देते हो. थोड़ा सा एक्सप्लेन करो उस जर्नी के बारे में, जब आपने फ्रॉम प्योरली बीइंग इनटू सेल्स यू स्टार्टेड लुकिंग इन द इंटरनल बैक एंड ऑफ द कंपनी, कि कैसे फ्रूट आता है, फ्रूट आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, उसका कॉस्ट इम्पैक्ट क्या होता है, and then eventually arising at a price which makes company profitable at the same time जो हमारा कस्टमर है उसे एक अच्छा प्राइस मिले. तो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करें. अभी तक हमने बात की आपके सेल्स प्रोफाइल के बारे में. नाउ टेक अस थ्रू द जर्नी वेर यू हैव लर्नड कंपनी का, आई वुड से उसका बैकबोन आपने समझ लिया है, एंड नाउ यू आर हेल्पिंग देयर एज वेल. जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था, दैट वाज अ कंप्लीट न्यू प्रोसेस. मैंने पहले किसी भी कंपनी में कॉस्टिंग नहीं हैंडल की थी. सो एवरी टाइम वी वर गेटिंग अ कॉस्टिंग कि ये देना है कस्टमर को, ये दे दो. बट हमने कभी पलट के क्वेश्चन नहीं किया, या हार्डली मार्जिन्स पे क्या नेगोशिएट कर सकते हैं. हमारे कस्टमर ने बोला नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा है, इसको कम कर दो. ठीक है, बात कर ली, मार्जिन्स कम कर सकते हैं, इतना कम हो सकता है क्या. उन्होंने बोला हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, बिकॉज हम जानते ही नहीं थे कि फैक्टर्स कौन कौन से लगते हैं, क्या क्या उसमें और पैरामीटर्स होते हैं जो पूरी कॉस्टिंग में आते हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट कि कॉस्टिंग होती कैसे है, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें होते हैं, वेदर इट्स रॉ मटेरियल, वेदर इट्स पैकेजिंग मटेरियल, क्या क्या उसमें ओवरहेड्स होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या पैसा लगता है एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने में. सो व्हेन वी स्टार्टेड दिस, नया था प्रोसेस, पर मुझे मज़ा बहुत आया. मतलब इट्स लाइक कि कुछ नया सीखने को मिल रहा था, नई नई चीज़ें उसमें पता चल रही थी कि अच्छा यहाँ पे ये लगाते हैं, ये इसलिए यहाँ पे ये लगाते हैं, अच्छा इनके यहाँ पे पैसे लगाने रहते हैं. सो दैट वाज अ कम्प्लीटली न्यू प्रोसेस. ये कस्टमर को समझाना आसान हो जाता है, मतलब फिर आपको पता होता है आपने कहाँ कहाँ क्या क्या पैसे पड़े हुए हैं आपके कंपनी के. सो यू कैन एटलीस्ट एक्सप्लेन देम, या मेरा फ्रूट का ही प्राइस इतना है, मैं आपको कहाँ से इतना कम कर सकती हूँ, या फिर आई कैन गिव यू अ डिस्काउंट ऑन दिस बिकॉज मुझे ये प्रॉफिट में हो रहा है. आई कैन प्रोवाइड यू अ
मे बी अ लिटिल बिट ऑफ शेयर आउट ऑफ इट। तो वो आसान हो गया है समझाना कस्टमर्स को। समवन इफ आज की अगर मैं पैकेजिंग चेंज कराता हूँ तो क्या प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा? इफ़ वी सी येस देयर कैन बी अ इम्पैक्ट इन प्राइस, क्योंकि आप अभी एक सर्टेन वैल्यू का ले रहे हो, कल को जाके वो जो भी आपकी वैल्यू उसका प्लस 20 रुपीज़ और होने वाला है, तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट आएगा। बट अगर लगता है कि नहीं इतना छोटा तो कोई नहीं है, वी कैन जस्ट पास इट ऑन, तो हम वो पास इट ऑन भी करते हैं। बट हाँ, समझना और समझाना बहुत आसान हो गया है ना। अभी आप कोई भी एक रॉ मटेरियल, मतलब अगर हम प्रेप बना रहे हैं, मुझे उसमें पता है एक चीनी का कितना रुपए लगा है, मतलब कितना परसेंटेज पे डोजिंग हो रखी है हर चीज़ की, तो वो चीज़ें कस्टमर को भी समझाने में आसानी होती है एक, और कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ अच्छा आपने बताया, मुझे पता चला। अदरवाइज बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कितने का भी मिल रहा है ले लेंगे, इफ़ दे आर आस्किंग क्वेश्चन, कोई पलट के कुछ बताता नहीं है तो उनको भी लगता है ठीक है शायद यही चल रहा होगा, बट ये नहीं चल रहा होगा, शायद आज प्राइसेस किसी एक पर्टिकुलर फ्रूट का थोड़ा कम हो गया होगा। सो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हुआ है ये समझना। तो आपकी जो लर्निंग जर्नी रही है, जब आपको कंपनी से सिर्फ प्राइस बता दिया जाता था कि इससे इस प्राइस पे आपको बेचना है, आप जाके बेच के आओ, वर्सेस नाउ आप उसका पूरा बैकबोन समझ के देन यू लॉजिकली से कि ये मेरे कंपोनेंट्स हैं, इस पे सेल करना है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंपोनेंट बॉम्ब का कौन सा था समझने में आपके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। Okay. सीरियसली, मतलब मुझे लगा ये इतना पैसा कहाँ आ रहा है। जब हमें पता चला कि हमारा फिक्स कॉस्ट इतना लगता है, आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज, मतलब मेरी पूरी कॉस्टिंग में सिर्फ अकेले उतना रुपए कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट का लग रहा है। सो दैट वाज अ स्ट्रेंज थिंग, बट जैसा समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे ये लग रहा है, तब पता चला ओके लग रहा है। मतलब क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में मैंने कॉस्टिंग कैलकुलेट करना शुरू किया, आई वॉजेंट अवेयर कि एक्चुअली वो वैल्यू कहाँ से आई है, बट अब जब पता है कि वो वैल्यू कहाँ से आई है तो अब सुकून है। बट हाँ, पहले पर लगता था कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है जो उस पूरी कॉस्टिंग शीट पे लग जाती है। सो वो एक कहीं ना कहीं पता चला तो ये एक आसान हो गया है। आप ब्रॉडली हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्राइसिंग के? सो बेसिकली हमारे पास पहला फैक्टर होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में हम जितना भी RM, PM और केमिकल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो CIP के लिए हो, चाहे वो अगर हम फ्रूट्स की वॉशिंग कर रहे हैं उसमें अगर यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स में, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैन पावर। मैन पावर हम लेबर पे लेते हैं, जो भी हमारे लेबर्स हैं, कितना इस पूरी लाइन में कितने लेबर्स लग जाएंगे, डिपेंडिंग एंड बाइफरकेटिंग ऑन कि हर एक प्रोसेस में कितने कितने लेबर्स लग रहे हैं। अनलोडिंग हुआ या सॉर्टिंग हुआ या पीलिंग हुआ, फिलिंग हुआ, पैकेजिंग हुआ, उस पर कितने कितने लेबर्स लग रहे हैं, हम उस पर उसको डिसाइड करते हैं। देन हमारे पास आता है यूटिलिटीज़, जो भी हमारी यूटिलिटीज़ हैं उस पर कितना पैसा लग रहा है। फिर आता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं हमारे, जो प्रोडक्शन में हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं उसके कितना जा रहा है, उनकी कितनी वैल्यू है। फिर हम आते हैं कि अगर हमें कोई कैरिंग कॉस्ट साथ में ऐड करना है, बिकॉज सिंस नाउ वी आर मेकिंग एवरीथिंग इज सीजनल। कोई शायद 2-3 फ्रूट्स ऐसे इंडिया में होंगे जो सिर्फ पूरे 12 महीने हमें मिलते होंगे, अदरवाइज ऑल द फ्रूट्स विच वी एक्चुअली कंज्यूम हैज़ अ सीजन साइकिल। तो हम उसे कोशिश करते हैं कि हम पूरे ईयर के लिए उसे अपने लिए प्रोड्यूस करके रखें या फिर क्लाइंट के लिए प्रोड्यूस करके रखें। सो व्हाट वुड बी द स्पेसिफिक स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि पूरे साल के लिए रखेंगे वेयर हाउस का कॉस्ट जाएगा, तो वो एक चार्जेस हम उसमें लगाते हैं। देन लास्ट वन इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो भी हमारा बन के आता है दैट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आप ये सारे कंपोनेंट्स जब कस्टमर से ओपन बुक कॉस्टिंग का एग्रीमेंट होता है तब आप ये सारे कंपोनेंट्स कस्टमर को बताते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सो हम उन्हें बता के रखते हैं, अगर हमारा फर्स्ट लाइन है तो हम उन्हें बता के रखते हैं कि मेरा फ्रूट का प्राइस आज कितना है, पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट कितना लगा, केमिकल्स इज़ लेस, वेरी लेस, बट बता के रखते हैं। देन मेरे लेबर्स का कितना लगा, प्रोसेसिंग चार्ज टोटल कितना लग रहा है, हम उन्हें बता के रखते हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो हेल्प्स अस। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, अरे इतना क्यों पैकेजिंग कॉस्ट चार्ज किया है, तो बहुत सस्ता मिल जाता है, ऐसा क्यों किया है। तो हमें भी एक लर्निंग मिलती है कि मे बी हमारी प्रोक्योरमेंट टीम भी शायद थोड़ा अगर और सर्च करे तो उससे भी शायद ये प्राइसेस पूरे पड़ जाएं। तो वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा लर्निंग हो जाती है, प्लस उनको भी एक हमसे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अच्छा इन्होंने प्रॉपर बताया। अगर वो मार्केट में आज चेक भी करना चाहें कि फ्रूट का प्राइस क्या चल रहा है, इसीलिए हम उन्हें बताते भी हैं। मे बी शायद
मुझे जो मेरी रीजन होगा उसमें थोड़ा महंगा पड़ रहा होगा, बट मे बी उन्हें कोई एक रीजन पता हो जहाँ पे वो बहुत सस्ता पड़ रहा होगा, तो वो हमें बता देते हैं अरे यहाँ से मत लो, वहाँ से लो, वो तो बहुत सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट दिस कि हमने अल्फांसो ख़रीदा था। अल्फांसो हमने किसी एक रीजन से ख़रीदा जहाँ पे बहुत महंगा था वो, बट हमें किसी क्लाइंट ने सजेस्ट किया कि आप गलत जगह से ले रहे हो, वहाँ पे तो इतना एक्सपेंसिव होता ही है, गो टू साउथ में सस्ता है। तो हमें वहाँ से पता चला ओके लेट्स एक्सप्लोर साउथ ऑल्सो। तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है और उनको भी लगता है अच्छा तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सो वो एक अच्छा चीज़ है। तो कस्टमर्स अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्या उनके दूसरे वेंडर्स उनसे इस तरह से ही बात करते हैं, या आपको क्या लगता है ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, सभी लोग ओपन बुक कर रहे हैं कॉस्टिंग, या कुछ हमारी जैसी कंपनीज ही हैं जो ओपन बुक कर रही हैं? मुझे तो लगता है कोई नहीं कर रहा है शायद क्योंकि कोई नहीं दिखाना चाहता है मैंने कितना चुराया और कोई नहीं दिखाना चाहता है। ओपन बुक कॉस्टिंग हम तो बता रहे हैं कि भाई इतना ही मार्जिन आएगा, तुमको अगर वॉल्यूम और चाहिए हम इसमें और कट कर लेंगे अपनी मार्जिन, पर तुम हमें वॉल्यूम दे दो। बट बाकी लोग नहीं दिखाना चाहते हैं शायद, या तो उनकी इतनी प्रोसेस क्लीन नहीं है कि वो दिखाएं कि यहाँ मेरा इतना पैसा जा रहा है, या मे बी उनको शायद लगता है ये कोई प्रॉफिट नहीं देगा, मतलब फिर पता चल जाएगा कितना मार्जिन कमा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिखाना इज़ गुड, मतलब बता दो, अगर उस क्लाइंट को पता है तो वो अप्रिशिएट करेगा। मे बी शायद वो तुमको अच्छे वॉल्यूम पे थोड़ी तुम अपने मार्जिन्स कम कर लो, बट एनी हाउ यू विल बी इन अ प्रॉफिट कि वॉल्यूम्स। तो स्तुति आपने बताया काफ़ी कम लोग हैं इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री में जो इस तरह से ओपन बुक कॉस्टिंग कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं, तो क्या इस वजह से डेफिनेटली जैसा आपने बताया कस्टमर ट्रस्ट करता है कि आप ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता रहे हैं उन्हें, आपके कॉस्टिंग का ब्रेक डाउन बता रहे हैं, पर क्या वो ट्रस्ट सेल बढ़ाता है, या उसके नॉलेज के लिए अच्छा है, उसे पता चल गया अभी हम इतना पैकेजिंग पे खर्चा कर रहे हैं, इतना फ्रूट पे कर रहे हैं फलाना, बट क्या उससे सेल बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। मतलब अगर कस्टमर मुझे एक 20 मेट्रिक टन तक का वॉल्यूम दे रहा था, तो शायद उस ट्रस्ट से वो मुझे 50 मेट्रिक टन तक का ऑर्डर देता है। सो वॉल्यूम्स सिग्निफिकेंटली बढ़ती हैं क्योंकि शायद उसने किसी और से मांगा होगा, शायद उसका कोई वेंडर होगा जिससे मांगा होगा, उसने नहीं दिया होगा, शायद वो ऑर्डर मेरे पास आ गए, तो ऑफ कोर्स सेल बढ़ती है। मतलब नहीं, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे मैं आपको बात काट रहा हूँ। तो स्तुति आपने जैसा बताया कि हम कस्टमर को डिटेल्स बता देते हैं, हमारे कॉस्ट का ब्रेकअप बता देते हैं, पर क्या उससे सेल बढ़ता है? और द रीज़न मैं पूछना चाहूँगा इससे कि हो सकता है हमारा जो कॉस्ट ब्रेकअप के साथ में सपोज़ हमारा कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का कोटेशन जाता है, पर बिना ये डिस्क्लोज किए भी दूसरी कंपनियां 95 में बेच सकती हैं, तो आप क्या करोगे? मतलब आपने बता दिया, पर ऑर्डर तो अगर सेम प्रोडक्ट है, स्पेसिफिकेशन सेम है, तो जो 95 रुपीज़ में बेचेगा उसको जाएगा, तो ट्रांसपेरेंसी होने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? अगर कोई और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। सी वी हैव दैट लाइन ऑफ थिंग कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू सी कि हम कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं। मे बी शायद हमारा ओवरहेड्स कहीं ज़्यादा हो, शायद मैन पावर ज़्यादा लग रहा हो, शायद फ्रूट कॉस्ट ज़्यादा हो, शायद वो इनकमिंग जो हमें फ्रूट की मिल रही है वो शायद ज़्यादा हो। तो हम एक बार बैक कैलकुलेट करते हैं कि हम कहाँ पे किस चीज़, कौन से फैक्टर्स को कम कर सकते हैं या इस पर रीवर्क कर सकते हैं। शायद पैकेजिंग मटेरियल, शायद हम सोच रहे हैं कि कस्टमर को तो ये भी चाहिए, अच्छा ये वाला करके देते हैं, ये वाला पैकेजिंग उसको अच्छा लगेगा, बट शायद कस्टमर बोल रहा है कि भाई मेरे को ट्रांसपेरेंट पॉलीलाइनर्स में दे दो, आई विल बी हैप्पी। तो हम क्यों इतनी मेहनत करें? मतलब लेट्स सेव द प्राइस, हम पैकेजिंग मटेरियल पे प्राइस सेव कर सकते हैं। कुछ और थॉट रख सकते हैं कि मैन पावर कहाँ सेव करें। शायद यहाँ पे लाना फ्रूट, यहाँ पे पीलिंग करना, या मे भी कुछ और कर, कोई एक स्टेप को अगर हम कहीं और कर सकते हो जिससे हमारा मैन पावर बच सके, हम वो भी ट्राई करते हैं। सो एक बैक कैलकुलेशन हमें हेल्प कर जाती है। इनफैक्ट अगर कोई हमें क्लाइंट बताता है कि मुझे तो इतने पे मिल रहा है, मतलब थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस, बट मुझे तो 5 रुपये सस्ता मिल रहा है, मैं तुमसे क्यों लूँ, वो कहीं ना कहीं हमें चैलेंज करता है। तो वो एक काम करना और अच्छा हो जाता है कि ठीक है उसको तो इतने का पड़ रहा है,
एंड अगर वो बाई भी कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो टीम के साथ एक जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है वो अच्छा है, वो इट्स लाइक चैलेंज फॉर एवरीवन। नाउ वो प्रोक्योरमेंट के लिए भी चैलेंज है, तुम कहाँ से फ्रूट सस्ता लाओगे, वो प्रोडक्शन के लिए भी चैलेंज है, तुम कहाँ पे प्राइस कम कर सकते हो, वो सोर्सिंग के लिए भी चैलेंज है कि तुम और कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको सस्ता करवा सकते हो अपने वेंडर से। तो एक ओवरऑल एक अच्छा, वो हमारे लिए भी एक नई सीख हो जाती है। तो हम कोशिश उतने की करते हैं जिसको उसको मिल रहा है, क्या उसमें और चेंजेस करें, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिलता है हमें कि ये हम बेमतलब में कर रहे हैं। लेट्स आस्क कि कस्टमर को क्या इतना चाहिए भी, कस्टमर से एक बार और पूछते हैं क्या ये चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है हटाओ इसे, ये पीएम नहीं यूज़ करते, या कुछ और जो उसको नहीं चाहिए, हम शायद हमें लग रहा है कि ये हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहा है, बट उसको तो जो चल रहा है वही चाहिए, तो वी जस्ट कीप इट सिंपल। तो वो हम उसे प्रोवाइड करते हैं। यू मीन टू से मे बी द वर्ड कुड बी ओवर इंजीनियरिंग, कि आपने प्रोडक्ट को ओवर इंजीनियर कर दिया, और इस वजह से वो 5 रुपया ज़्यादा आ रहा था कॉस्ट। नाउ जब आप कंपेयर करेंगे कि क्यों कोई और सप्लायर 95 में दे सकता है, तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है आपने कोई कंपोनेंट ऐसा हो जो आपने ओवर इंजीनियर कर दिया हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम इवन हर एक फैक्टर्स को देखते हैं, कहाँ पे हम कौन सी चीज़ों को कम करें चलेगा, मतलब ये हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड में होना चाहिए, ये क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन में होना चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसके स्पेसिफिकेशन से आउट ऑफ लिमिट जा रहा है। वो अगर सारी चीज़ें उस प्रॉपर पैरामीटर्स में आ रही हैं तो लेट्स गो फॉर दैट, तो वो कॉस्ट सेविंग हो जाता है कहीं ना कहीं हमारे लिए। अच्छा, आपने बताया कॉस्ट कम करने के बारे में। एक जनरल परसेप्शन होता है कि महंगी चीज़ अच्छी होती है, सस्ती चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती। व्हाट आई मीन टू से कि क्वालिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू प्राइस, राइट? जनरल परसेप्शन है महंगी चीज़ का अच्छा क्वालिटी होगा, सस्ती चीज़ के लिए का क्वालिटी कम होगा। तो व्हेन यू से कि आप प्राइस कम कर रहे हो, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हो आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि हम जब ये चीज़ें फिर से ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो हम कभी भी क्यूसी से ही नहीं कहते कि तुम क्या इसमें कम कर सकते हो, वो हमारा पैरामीटर ही नहीं है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वही रहेंगे, बिकॉज सिंस वी हैव नेम चेंज्ड, एक तो हम उस पर भी बहुत बड़े अभी गेम है हमारे लिए कि अगर हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड कभी भी सोचा तो हम ये नहीं कर सकते। इट्स अ फूड, हम जो दे रहे हैं इंसान को उसे कंज्यूम करना है। Correct. एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए जो हमेशा से रहा है हमारा, उसके नीचे तो कभी नहीं आ सकते। तो वो उस पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो जनरली अदर फैक्टर्स ही होते हैं, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, जितने इवन कंपोनेंट्स जो हमने हम ओपन बुक कॉस्टिंग पे देते हैं, हम सिर्फ उन्हीं पे काम करते हैं। क्यूसी इज़ नेवर अ पार्ट ऑफ दिस कि तुम क्या कम करोगे, क्यूसी कभी नहीं आता है इस चीज़ में। वन ऑफ द रीजंस आई आस्क इज कि हम एक ISO सर्टिफाइड कंपनी चलाते हैं। yes. हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है जो ये सब करती है। जो सामने वाला सस्ते में बेच रहा है, अभी तो मैं खाली 5 रुपये डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, हो सकता है जो हम चीज़ 100 रुपये में बेच रहे हैं बाहर उसे 60 रुपये में मिल रही हो। किस तरह की फैक्ट्री है भी कि नहीं है, कहाँ से लेके आ रहा है, सब तो हम खर्चा कर रहे हैं एक चीज़ के ऊपर, बट मार्केट में उसे सस्ती चीज़ मिल रही है, राइट? तो कहाँ तक, मतलब वुड यू पुट दैट प्रेशर ऑफ कॉस्ट टू अ एक्सटेंट कि हम क्वालिटी जो चीज़ दे रहे हैं उसके मतलब कम कैसे करें? मतलब आपने 5 रुपये बोला, तब तक मैं समझ सकता, हो सकता है हमारी एफिशिएंसी कहीं कम थी, पर हम किसी चीज़ को 100 रुपये में बेच रहे हैं, मार्केट में वो चीज़ 60 रुपये में मिल रही है, और वो कर रहा है, मतलब वो फार्म में छोटी सी हाथ की मशीन लगा के जूस निकाल रहा है, कर रहा होगा, उसको मिल रहा होगा वो चीज़ 100 रुपये में। तो उसको कैसे कम्पीट करोगे और क्या करोगे ऐसे सिचुएशन जब कस्टमर इतना बड़ा गैप आपके सामने रख दे कि आप तो अनवायबल हो और उसकी वजह से आपको बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं मिलने वाला, तो क्या करोगे आप? निखिल, एक तो पहले ना क्लाइंट को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हाँ दे रहा है, बहुत अच्छी बात, आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, एंड वी आर वेरी ओपन। अगर कोई बोलता है ना कि वो तो 60 रुपये का दे रहा है, आप क्यों 100 रुपये का दे रहे हो? मेरी जो क्वालिटी वो 100 रुपये वाली है, मैं बहुत हद तक शायद 3-4 रुपये नीचे चली जाऊंगी, क्योंकि उतनी मैं मार्जिन्स या उस पर ही मैं काम कर सकती हूँ। बट अगर कोई कहे कि यार तुम्हें 40 रुपये नीचे ना है, जो कि मेरी वायबिलिटी ही नहीं है, उतने का तो शायद मेरा आरंभ भी नहीं था, तो हम एक तो उसे एजुकेट करने की फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करते हैं कि ये यहाँ बन रहा है, यहाँ पे इतने कंट्रोल पॉइंट्स लगे हैं जिसपे हम ये चेकिंग करते हैं,
एक क्वालिटी मेंटेन होती है, उसका एक COA आता है जिसमें हम ये टेस्ट करते हैं, हम बाहर की लैब्स में भेजते हैं टेस्ट करने के लिए. सो दिस इज़ वेयर द एक्चुअली वो 100 रुपये का इसीलिए हो रहा है क्योंकि पैसे यहाँ भी खर्च होते हैं. एक सर्टिफिकेट लेने में पैसे खर्च होते हैं जिसको हमने एक मेंटेन करने के लिए हमेशा से कोशिश की है. सो अगर वो कस्टमर कहता है मुझे मतलब नहीं है, मुझे वही चाहिए, सो हम बोलते हैं आप ले सकते हैं, जिनसे आपको उतना सस्ता मिल रहा है आप प्लीज़ लीजिए. मैं इस जगह पे 60 रुपये करने के चक्कर में अपनी क्वालिटी नहीं ख़राब कर सकती. एंड दैट्स ओके बिकॉज सेलिंग अ बैड थिंग टू अ कस्टमर और फिर कभी कुछ हुआ वो मुझे फिर याद है, सी उसके लिए फेस ऑफ कंपनी मैं हूँ. करेक्ट. मेरी कंपनी का नाम खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा. सो उससे अच्छा है नहीं लो. वॉल्यूम का लॉस है कोई बात नहीं, आई जस्ट ट्राई जहाँ जिसको समझ में आता है कि ये क्वालिटी लेनी चाहिए मैं उसको समझा के बेचने में कोशिश करूँगी. जिसको नहीं समझना है उसको सिर्फ प्राइस देखना है तो हम उस जगह पे तो छोड़ देते हैं कस्टमर को कि ठीक है. तो ये जो पूरी जर्नी है आपने स्टार्टिंग में भी बताया, कस्टमर को पहली बार मिलने से लेकर आप उसको एक कंपनी का प्रेजेंटेशन देते हो, सैम्पल देते हो, वो उससे कुछ ट्रायल लेता है एंड कमर्शलाइज होता है, तब जाके एक्चुअली प्राइस की बात आती है. राइट. तो इस दौरान आपने लगभग 6 महीने तो लगा दिए. राइट. विद योर एक्सपीरियंस टेल मी कि जब आप कस्टमर को स्क्रीन कर रहे हो कि क्या ये कस्टमर 6 महीने बाद मुझे 10 रुपए के लिए रुलाएगा एंड तब मैं रिग्रेट करूँ यार मैं इसके पास क्यों ही आई, कहीं और जाती तो शायद बेटर कस्टमर होता, उसे क्वालिटी समझ में आता, उसे जो हम वैल्यू ला रहे हैं वो समझ में आ रहा. तो अर्ली इन द सेल्स जर्नी आप कैसे सही कस्टमर्स को से जुड़ते हो और कौन से इंडिकेटर आप रख सकते हो कि अगर उसने पहली मीटिंग में ये बात कर दी ना तो शायद वो इस लायक ही नहीं है कि मैं दोबारा जाऊँ उसके पास. वन थिंग इज़ क्वालिटी. जो मुझे लगता है अगर वो कहते हैं अरे ये चलेगा, अरे ये दे दो, ये चलेगा. सपोज द स्टैंडर्ड इज सेइंग कि इसमें इतना % फ्रूट कंटेंट होना चाहिए, इतना फ्रूट की जगह इतना ये लगा दो, लाइक मे बी वेजिटेबल प्रोडक्ट कुछ डाल दो, बस उसमें एक कंटेंट आ जाना चाहिए. तो उसमें ही पता चल जाता है यार यहाँ नहीं होने वाला. मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. इतना कॉम्प्रोमाइज़ कौन करता है, मतलब हो सकता है करते हो लोग बट वहाँ नहीं जाना फिर. सो उसको सजेस्ट कर सकते हैं सर आप ये इसकी जगह आप और बल्कि कोई सी फ्रूट कंटेंट लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. वी कैन ऐड फ्रूट प्यूरीज जिसके बहुत मे बी सस्ता हो मार्केट में, हम वैसा कुछ ऐड कर सकते हैं बट नॉट कि लिखा कुछ है और आ कुछ रहा है. लेट्स से किसी ने लिखा है मेरे में फ्रूट कंटेंट तो 45% होता है पर डाला तो आपने 20% ही है, तो वहाँ पे ही पता चल जाता है यार ये आगे नहीं करना है. सेकेंड थॉट इज़ कि मुझे आप ना बिल्कुल तुरंत करके दे दो, मतलब यू कैंट स्टॉप, मतलब आप रुकना ही नहीं चाहते हो, मुझे अभी दे दो, बिल्कुल अभी दे दो, मुझे अभी करना है. सो वो एक समझ में आता है कि यार ये कल को अगर दे भी नहीं है ना ये अप्रूव नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत सारी जगहों से उसने सेम बातें कर रखी हैं कि मुझे अभी दे दो, मुझे अभी दे दो. उसने 2-3 और सप्लायर से सेम चीज़ें गई हैं. अगर लगता है कि सी हम और भी इम्पोर्टेंस देते हैं की कस्टमर्स को, क्योंकि हमारे साथ वो पहले से जुड़े. सपोज एक नया हमारे पास कोई भी प्रेप की क्वेरी आई है, उसको चाहिए हम देते हैं, ऑफ कोर्स उसको जल्दी चाहिए हम जल्दी देंगे उसको, बट क्योंकि उसने हमारे साथ काम किया है, हमें पता है वो काम कैसे करता है. मे बी 6 hours इज़ लॉन्ग इनफ बट मुझे पता है कि आगे जाके तो कॉन्क्रीट कुछ निकलेगा, बट दैट 6 इनफ आर गुड फॉर वेटिंग, मतलब हम कर सकते हैं, प्रॉपर कर सकते हैं. बट अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ये कस्टमर से बस चल रही हैं बातें, कुछ डेवलप नहीं होता है, मेरे को लगता है ठीक है थोड़ा स्लो चलते हैं, बिकॉज हर बार अर्जेंसी होती है और हर बार हम अपनी पूरी टीम को लगा के अर्जेंसी को कवर करते हैं बट कुछ आ नहीं रहा है, तो एक वो भी एक हाईलाइटर हो जाता है कि हाँ यार अगली बार से आराम से करके देंगे, बिकॉज सबको बहुत अर्जेंट है. एवरीवन इज़ वेरी, मतलब उनको सबको अभी ट्रायल लेने हैं, नेक्स्ट वीक ही सबके ट्रायल्स हैं, बट वहाँ पे हम कहीं ना कहीं उसे फनल डाउन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है. तो आपकी नज़र में जो आपका कस्टमर बेस होगा, आई थिंक 60, 70, 80 कस्टमर्स आप बेस होगा, सबसे अच्छा और सबसे बुरा कस्टमर के फीचर्स क्या होते हैं? बुरा कस्टमर होता है जो फीडबैक नहीं देता है. फीडबैक नहीं देता है. ओके. अच्छा कस्टमर होता है जो फीडबैक एक्चुअली देता है. ठीक है तुमने अच्छा नहीं किया,
मे बी आपका सैम्पल में ये बस यार मुझे वहाँ से ज़्यादा ये शायद आपके में ये कम था, बट एटलीस्ट बताओ तो मेरे पे प्रॉब्लम क्या थी, मैं भी तो इम्प्रूव करूँ। जो कस्टमर फीडबैक दे के शट डाउन हो जाता है ना 4-4 महीने, एकदम से फिर उसको याद आती है आप ये करते हो क्या, फिर लगता है ये भी नहीं होने वाला, मतलब ये भी नहीं आगे जाके मेरा तो होगा, बिकॉज फीडबैक आया ही नहीं, आपने दिया ही नहीं, और हम फॉलोअप्स पे फॉलोअप्स ले रहे हैं आपसे कि सर इसका क्या हुआ, सर इसका क्या निकला, सर अच्छा हमने फिर से सैंपल भेजा था आपको मिला क्या। वहाँ पे लगता है कि यार ये सामने ही समझ में आता है। एक है कि हाँ यार चलो छोटा मोटा थोड़ा बहुत लेता रहता है तो लगता है कि हाँ यार इसके लिए काम करो, बिकॉज एनी हाउ ऑर्डर आते हैं हमारे पास, हमें इंटरेस्ट शो करता है जब भी कोई फ्रूट की बात आती है, उसको दिमाग में फ्रूट फॉर्मुलेशंस रहता है, उसको लगता है कि नहीं यार इनको तो कॉल करके मुझे पूछना है। वो भी एक अच्छा कस्टमर है जो एटलीस्ट हमें याद रखता है अपने उसमें, हमने जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं वो एटलीस्ट उसको ध्यान में रखता है कि नहीं इनकी सर्विसेज अच्छी हैं, इनका प्रोडक्ट अच्छा है, एक बार इनसे बात करेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड कि उनके दिमाग में कुछ नया प्रोजेक्ट है, उन्होंने बात की, बट आई सपोज पूरे उसमें हाँ फीडबैक इज़ वेरी नेसेसरी। फीडबैक दे दो, नहीं काम किया कोई बात नहीं, बट फीडबैक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने दे दिया, आपका 2 मिनट का काम है, बट उससे शायद हम बहुत इम्प्रूव कर जाएं, तो मुझे लगता है वहीं पे बहुत कुछ पता चल जाता है। तो जो कस्टमर कम्युनिकेशन अच्छा करता है या आपसे फ्रीली आपको फीडबैक देता है, बुरा है तो मुंह पे बोलता है बुरा है, और 4-4 महीने गायब नहीं हो जाता, राइट, वो अच्छे हैं, राइट, जो कम्युनिकेशन में अच्छे हैं वो अच्छे हैं। कम्युनिकेशन अभी पहले दिन जब आप कस्टमर के पास जाओगे तब वो ऑलरेडी आपको शायद पहली बार देख रहा है, कंपनी का नाम पहली बार सुना है, तो वो क्यों आपके साथ इतना ओपन होके आपको फीडबैक देगा, या आप ऐसा क्या करते हो कि आपके जो फेवरेट कस्टमर्स हैं वो आपको कम्युनिकेशन ओपन रखते हैं, क्या होता है ऐसा? आई सपोज सर्विस जो मैं देती हूँ उन्हें, मुझे लगता है उनको अगर याद आई कि अगर हम फर्स्ट डे की बात करें, नहीं जानता है मुझे कस्टमर, नहीं देखा होगा उसने, शायद ये मेरे लिए पहली बार होगा जब मैं उस कस्टमर से डील करने जा रही हूँ, नहीं जानता होगा, एक इंट्रोडक्शन देना है, बात करनी है, समझना है उसको, शायद पहली बार में वो इंटरेस्ट भी नहीं शो करेगा, बट आई सपोज ये ही तो बिल्डिंग होता है हमारे लिए, जो हम एक पर्सनल रिलेशन उनसे बनाते हैं। किसी कस्टमर को समझाते हैं कि हम क्या क्या करते हैं, किसी कस्टमर को बताते हैं कि सर ये SKU भी कर सकते हैं, एंड आई सपोज एक होमवर्क करके जाना बहुत ज़रूरी होता है कस्टमर के लिए। अगर एग्जिस्टिंग है, क्या खरीदता है, कितना खरीदता है, वॉल्यूम कैसे लेता है, क्योंकि अगर उसको आपने ये बात बोली ना सर आप तो ये लेते हैं, अभी कैसे बन किया, तो उसको पता है अरे यार तुम होमवर्क करके आए हो, तुम्हें अच्छा पता है ये चीज़, तो इंटरेस्ट शो करता है। अगर नया कस्टमर है तो अगेन उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन आप उसके वेबसाइट से, उसके इंस्टा के पेज से, उसके लिंक्डइन के प्रोफाइल से देख सकते हो, लाइक कंपनी के प्रोफाइल से क्या क्या करता है, कहाँ ऑफरिंग दे सकते हैं, कहाँ ऑलरेडी कर रहा होगा और वहाँ से हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं सर आप इसमें मेरा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं कस्टमर देता है इसका एडवांटेज। अगर आप उन्हें कुछ ऑल्सो, मुझे हमेशा लगता है ना एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इट्स ऑलवेज अ बार्टर। आप कुछ उन्हें दोगे ना तो वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देंगे। इट्स लाइक आपने ऐसे ही बताया सर ये है, अच्छा आजकल तो ट्रेंडिंग ये भी चल रहा है, आप कुछ करना चाहेंगे क्या इसमें, वी कैन हेल्प यू आउट। अच्छा ये करते हो क्या आप, सी एकदम से उसका एक लाइट आती है कि लेट्स से बोबा टी, शायद हम एकदम से अभी बिल्कुल चला था, अच्छा बोबा करते हो क्या, हम तो हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके दिमाग में था शायद उसने कभी सोचा होगा कि करते हैं, बट किसी ने एक वो पॉइंट उठा दिया। तो एक मार्केट ट्रेंड्स देना हमेशा आसान होता है, क्योंकि क्या चल रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो वो अगर दोगे तो उससे भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो एक मुझे हमेशा लगता है एक होमवर्क करके जाओ। अगर क्लाइंट को जानते हो, समझना चाहते हो, तो उसके बारे में बताओ कि सर आप ये भी कर सकते हो। सी बिकॉज उसको नहीं, उसको 4 वेंडर बैठे हैं पीछे, उसको शायद हर कोई खड़ा है सर मेरे से ले लो, 5 रुपये सस्ता दे दूंगा, 2 रुपये सस्ता दे दूंगा, बट आप क्या उसे दे सकते हो, वो एक आपको खुद सोच के जाना पड़ेगा। एंड दैट्स द प्रोडक्ट और द इन्फॉर्मेशन जो आप उसे दोगे ना, वो शायद उससे ही कहीं ना कहीं आपको लगेगा नहीं यार इसको याद करूँगा मैं, अगली बार मैं इसको याद करूँगा। आपने बहुत अच्छा एस्पेक्ट टच किया कम्युनिकेशन का, एंड आई थिंक जो ह्यूमन पार्ट ऑफ सेल्स है दैट इज़ वेयर यू आर गोइंग टूवर्ड्स। सो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब एक बड़ा B2B कस्टमर विल हैव एटलीस्ट 5 to 15 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स फॉर यू, एंड हर एक का रोल डिफरेंट है। कोई आपको एंट्री जल्दी दिला सकता है,
कोई आपको उस कुर्सी पे लेके जाके बिठा सकता है जहाँ पे आप डिसीजन मेकर से बात कर सकते हो, कोई उसे एग्जीक्यूट करता है कि आपने जो सैम्पल भेजे हैं उसे अच्छा बना के आपको फीडबैक बताए। तो ऐसे अलग अलग रोल्स होते हैं, विच मीन्स कि आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जब आप डिसीजन मेकर से बात कर रहे हो, शायद उन्हें 1 या 2 लाइन में आपसे जवाब चाहिए कि उनके लास्ट में क्या, उनके दिमाग में क्या मेन टॉपिक है, वर्सेस कोई होगा जो आपसे प्रोडक्ट के बारे में 40 बातें करना चाहता है। तो किसे कितना बताना है, कितना, क्योंकि आप जिसको 2 लाइन में आपसे जवाब चाहिए उसे आप 40 चीज़ें बताओगे तो बोर हो जाएगा, एंड ही विल शट यू डाउन कि यार स्तुति आती है, वो खाली लंबी लंबी बातें करती है, मेरे मतलब की तो उसने एक भी बात नहीं करी। वेराज जो आपसे 40 चीज़ें सुनना चाहता है उसे आप खाली 2 बात अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में या सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में बोल के रुक जाओगे, दे विल से कि अरे इसने तो कुछ बताया नहीं, इसको तो कुछ नहीं आता शायद। तो कस्टमर में जाके आप कैसे वो इंसान को जज करते हो कि क्या इसे मैं 40 चीज़ें बताऊं या क्या इसे मैं 2 चीज़ बता के टू द पॉइंट क्रिस्प करके मीटिंग क्लोज करूं? कैसे, हाउ डू यू मैनेज दैट? आई सपोज बी अ गुड लिसनर। क्लाइंट अगर बोल रहा है सुन लो पहले क्या चाहता है, फिर आपको खुद ही पता चल जाता है कितना बोलना चाहता है वो, कितनी बात सुनना चाहता है, कौन सी पॉइंट वो आपसे चाहता है बुलवाना। अगर आप किसी ऐसे से मिलने जा रहे हैं जो बहुत ऊपर बैठे हैं, तो नीचे वाले आपको ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि इनसे क्या बातें करनी है जाके, या ये आपसे बात करना चाहते हैं, किस मैटर पे बात करना चाहते हो खुद ही बता देंगे। ऐसी एनी हाउ हिरार्की हर कोई फॉलो कर रहा है, कोई कंपनी में सीधे एमडी के पास नहीं लेके जा रहा है। वो अलग बात है अगर एमडी डायरेक्टली मुझे जानते हैं तो। अब अगर वो इन्फॉर्मेशन नीचे वाला मुझे पहले ही बता दे रहा है कि इनसे जाके सिर्फ इतना आपको बताना है, या फिर वो आपसे प्राइस नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो मुझे बस उतने ही पॉइंट्स रेडी लेके जाने हैं, मुझे उनको एक्सप्लेन करना है, सर यहाँ मेरा प्राइस लगा है, मुझे बस वही देना है आपको। जो सुनना चाहता है वो भी आपसे उतनी ही बात करेगा। तो बस यू जस्ट हैव टू बी अ गुड लिसनर। आप सुनो उनको, क्या आप सुनना है, मतलब उनको बोलना क्या है आपको खुद ही बता देंगे, क्या पूछना चाहते हो बताते रहेंगे, खुद ही बताते रहेंगे। सो वी जस्ट हैव टू लिसन, क्या सुनने का मन है उनका। आप जब बताने लगोगे ना तो आपको खुद भी सी इट्स जस्ट इंट्यूशन आपको आता है कि इससे मत बात करो याली, इसको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो। तो फिर छोड़ देना चाहिए। फिर अगर लग रहा है नहीं यार इसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा और समझाते हैं इसको शायद। एंड एजुकेटिंग पीपल इज एक्चुअली अ गुड थिंग। सी हम बोलते हैं कि छुपा के रखो, छुपा के रखो, बट क्यों छुपाना? ऐसा क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं ऐसा यूनिक नहीं कुछ कर रहे हैं, और शायद बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं वो काम। तो किसी और को एजुकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बताना सर मेरा ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, शायद उसको भी अच्छा ऐसा होता है कि आप क्या ये है क्या, आप क्या ये है क्या, उसको भी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आई सपोज वो सामने वाला ही आपको बता देता है उसको कितनी बातें सुननी है। शायद बहुत नीचे वाले लोग भी होते हैं जो 2 लाइनों में ही सिर्फ सुनना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहते हैं। नहीं करना है, वो खुद ही पहला क्वेश्चन ही उनका बता देता है कि आपको कितनी बातें उनसे करनी है। तो कहीं ना कहीं वो एक जस्ट बी अ गुड लिसनर। सुन लो क्या चाहिए, जवाब दोगे ना तो खुद ही पूछने लगेंगे। एंड क्यूरियोसिटी सब में होती है। अगर किसी को नहीं पूछने का मन है बिकॉज मैं इससे कैसे पूछूं, वो अलग बात है। बट अगर लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है तो फिर तो 40 लाइनें हो ही जाती हैं। एंड एक मीटिंग कभी भी 2 लाइनों में ख़त्म नहीं होती है, मतलब फिर तो बैठ के बातें होंगी। फिर आपको और समझना है, मैं और समझा सकती हूँ, और कितना प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए कर सकती हूँ मैं वो भी समझा सकती हूँ। सो ऐसे बहुत सारे एमडी भी हैं जो आपसे मे बी सबसे टॉप पे बैठे हैं, पर वो आपसे सुनना चाहते हैं बिकॉज शायद उनको उस बारे में नॉलेज नहीं है। वन ऑफ अ गुड कस्टमर, आई जस्ट नॉट टेक अ नेम, बट ही इज़ नॉट इन टू फीलिंग्स, उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, बट ही इज़ द CEO ऑफ द कंपनी, और वो सुनना चाहते कैसे करते हो, मेरी करोगे क्या, हेल्प करोगे क्या। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, ही इज़ क्यूरियस टू नो। मतलब वो CEO हैं, बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, अगर आप उनका नाम आज मार्केट में लो एवरीबडी नोज हिम, बट दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ हिम कि वो सीखना चाहते हैं। मतलब हिज एज वुड बी 50+, बट वो सीखना चाहते हैं, मतलब ही इज़ क्यूरियस, तो पता चल जाता है। और आपने मल्टीपल लोगों से बात करने के बारे में बताया, जब क्योंकि आप भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो, कई बार नेटवर्क के थ्रू आप किसी की डिसीजन मेकर की पहचान निकाल सकते हो कि यू हैव अ फ्रेंड हु इज़ अ फ्रेंड टू दैट डिसीजन मेकर। तो वो कितना लेवरेज होता है इंडस्ट्री में एज अ इनसाइडर कि मैं उसको जानता हूँ जो उसे जानता है, जो उसके बॉस को जानता है,
वर्सेस गोइंग विदाउट एनी रेफरेंस, कितना फ़र्क पड़ता है किसी कस्टमर को अप्रोच करने में जहाँ पे आप ऑलरेडी किसी को जानते हो, शायद डायरेक्टली नहीं बट आप किसी को जानते हो जो उसको जानता है या उसके बॉस को जानता है, वर्सेस गोइंग ऑन अ कोल्ड कॉल जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं है या उस कंपनी में आप किसी को नहीं जानते हो? सी इफ द पर्सन इज द डिसीजन मेकर तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है. यू हैव गॉट अ रेफरेंस एंड सी नेटवर्किंग हम इसीलिए करते हैं कि रेफरेंसेस हों, लोग जाने आपको. कहीं ना कहीं उसका फ़र्क पड़ता है. अगर वो डिसीजन मेकर है अपनी कंपनी में एंड इफ समवन हैज सेड जस्ट ट्राई देम, जस्ट मतलब एक बार ट्राई तो करो, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं. रिकमेंडेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, रेफरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. बट बहुत जगह ऐसा भी होता है कि लोग शायद थोड़े मूडी भी होते हैं, कहीं ना कहीं वो काम नहीं करता है, कहीं ना कहीं सिर्फ आपके कुल मिला के भी ना ऐसे समझ में आता है फिर सम अप दिस, तो सामने वाला अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना तो वो ले लेगा, फिर शायद मुझे कल को उस रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एवरीथिंग इज़ योर प्रोडक्ट, वो बोलेगा आपके लिए. अगर आपके प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट में परफॉर्म, सी माई प्रोडक्ट इज जस्ट अ RM फॉर देयर FG, तो मेरा जो FG है वो तो एज RM ही जा रहा है. अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और अगर सेम वैल्यू है तो जो उनका करंट होगा वो उसको निकालेगा फिर. पर वही है कि आपका प्रोडक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है. अगर रेफरेंस अच्छा है, शायद वही रेफरेंस है, मतलब लेट्स नॉट से वाया लेट्स से रेफरेंस ही बैठा है टॉप पे, जिसके हाथ में डिसीजन पावर है, मैं उसको जानती भी हूँ. बट इफ़ माई प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड ना, वो मुझे जितना अच्छा जानेगा, उसको अपना बिजनेस नहीं डुबाना है. सी उसको भी प्रॉफिट चाहिए, उसको भी ग्रोथ चाहिए. वो दोनों चीज़ें तभी होंगी जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा. बहुत सारे मार्केट में प्लेयर्स आए हैं जिनके प्रोडक्ट नाम पे तो चले हैं बट क्वालिटी ही नहीं अच्छी थी, वो नीचे चले गए. तो वो रेफरेंसेस भी उतना ही, सी एवरीवन wants to take a risk but to a certain limit. ठीक है, रेफरेंस काम कर जाएगा बट एक बार हाय हेलो करने के लिए ठीक है, बट अल्टीमेटली आई सपोज प्रोडक्ट है जो काम कर जाता है. हाँ, मेरा शायद मैं उन्हें जानती नहीं होंगी बट मेरे रेफरेंस मुझे उनका कनेक्ट करवा सकते हैं, दैट्स गुड थिंग. बट एनी हाउ मुझे लगता है हमेशा प्रोडक्ट बोलता है. ओके, सो आपने आपका जो अभी तक का करियर रहा है, काफ़ी सारी थिंग्स यू हैव लर्नड, तो आज आपका जो लर्निंग है वही चीज़ अगर स्तुति जब अपना पहला सेल्स कॉल करने जा रही थी उस समय ये सारी चीज़ें पता होती तो आपका पहला सेल्स कॉल कैसा होता? आई थिंक अगेन द सेम आंसर, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है शायद. आई वॉज अ फ्रेशर जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी. उसमें भी एक लैब थी जिसके अंदर मैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव थी एंड उनके साथ भी हम NABL लैब थी, टेस्टिंग करते थे. सो उनको समझाना रहता था कि हम क्या क्या करते हैं, हम कौन कौन सी टेस्टिंग कर सकते हैं. बट हमेशा आई वॉज रीडिंग ऑन अ पेपर. मैं एक पेपर हमेशा रेडी रखती थी जिसमें मैंने जो भी मेरी कंपनी थी उसके बारे में मैंने लिखा हुआ था उसमें. अब मुझे याद है, मतलब आज मैं फ्रूट फॉर्मुलेशंस के लिए कोई मुझे पेपर नहीं चाहिए. आई कैन जस्ट से आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं वो सब देती हूँ. अगर आपको फ्रूट में फ्रोज़न फ्रूट, प्यूरी, जूस, कॉन्सेंट्रेट क्या चाहिए आप बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगी. अब मुझे पेपर की ज़रूरत नहीं है. एंड आई सपोज वो ग्रेजुअली आता है, वो एक्सपीरियंस से ही आता है. वो उस टाइम इतना आइडिया भी नहीं था कैसे क्या बात करनी, अगर एकदम से कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या जवाब देंगे, सो इतना पता भी नहीं था. बट धीरे धीरे आई सपोज वो एक्सपीरियंस हो गया तो वो पेपरों की ज़रूरत ख़त्म हो गई. फिर तो कौन सी गलतियाँ आप जब स्टार्टिंग ऑफ द करियर में, अभी मैं उसे गलतियाँ कहूँगा क्योंकि यू हैव चेंज्ड एंड इम्प्रूव, तो कौन सी चीज़ें पहले आप करते थे अभी आपने रोक दी हैं करना, एंड नाउ यू वुड कॉल कि यार वो मिस्टेक था, अगर मुझे पहले पता होता है तो मैं ये चीज़ करती ही नहीं, मैं सीधा जो सही चीज़ें. तो कौन से मिस्टेक्स होते हैं, मतलब इन अ डिफरेंट वे, अगर कोई आज सेल्स ज्वाइन कर रहा है, एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट है कॉलेज में जो आज सेल्स का उसे ऑफर मिला है, वो स्टार्ट कर रहा है, तो उसे कौन से पिटफॉल्स अवॉइड करने चाहिए? पेपर रीडिंग नहीं करनी चाहिए. पेपर रीडिंग नहीं करनी चाहिए. लाइक आई वाज सेइंग कि वो पेपर हाथ में रहता था. एक बार समझ लो प्रोडक्ट्स को, जान लो. ग्रेजुअली सबके साथ वही है, पहला तो कॉल जब भी जाएगा तो सभी कोई नर्वस होंगे. कोल्ड कॉल्स रहती थी स्टार्टिंग में. आई सपोज जो भी फ्रेशर्स होते हैं उनको जनरली कोल्ड कॉल्स ही मिलती हैं करने के लिए. तो उस टाइम नर्वस हो गए. क्वेश्चंस भी उधर से आएंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता है बिकॉज आप फ्रेशर हो, शायद सारे आंसर्स आपको नहीं पता है. बट जस्ट ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ. एवरीथिंग यू कैन गेट बैक
आप बोल सकते हो क्लाइंट को ठीक है, आई जस्ट आस्क फ्रॉम माई टीम, आई गेट बैक टू यू. इट्स अ सिंपल आंसर. मुझे शायद आज भी हम ये यूज़ करते हैं. बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मुझे भी नहीं शायद पता है, वो शायद मेरी टेक्निकली टीम मेरी हेल्प कर सकती है, तो मैं बोल देती हूँ ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ. बट दैट्स ओके बिकॉज, पर हाँ बताओ ज़रूर, मतलब उनको वापस से कॉल करो, शायद वो वेट कर रहे हैं आपके कॉल का, क्योंकि आपके ही जैसे बहुत लोग बैठे हैं. अगर आपने दोबारा उनको पलट के नहीं बताया तो वो किसी और के पास चले जाएंगे. सो आई सपोज वो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ एंड दैट वुड बी ओके. मुझे एक चीज़ और लगता है जो मुझे हमेशा से अपने लिए लगता है कि हाँ घुसो प्रोडक्ट्स में. अगर प्रोडक्ट्स में नहीं घुसोगे, ऊपर ऊपर का ही रखोगे नॉलेज, तो वो बहुत देर तक काम नहीं आएगी. एक ही कंपनी में अगर आप 5 साल से हो बट यू डोंट नो योर प्रोडक्ट, तो वो 5 साल आप नहीं सही से फिर आपने बिताए. सो यू शुड नो योर प्रोडक्ट. थोड़ा तो जानो कि अगर वो पूछेगा. मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग कंपनीज में हैं एंड देन डोंट नो अबाउट देयर प्रोडक्ट. कौन बात करेगा? टेक्निकल टीम बात कर लेगी. सेल की बात आएगी तब मैं बात करूंगा जाके. बट ठीक है, आप भी समझ लो, मतलब इट्स लाइक 5 साल से हो आप इसी कंपनी में, समझ लो थोड़ा प्रोडक्ट बेचने में आसानी होगी. ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता. सो बट घुसो अंदर, थोड़ा प्रोडक्ट के अंदर घुसो. जितना जानोगे उतना आपके लिए अच्छा है. नॉट ओनली प्रोडक्ट, ऑल्सो टू द कस्टमर. सेल के लिए भी कितना वॉल्यूम उठाता है, कहाँ कहाँ उठाता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स का उठाता है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए. एटलीस्ट अपने की कस्टमर्स का तो रखो. बाकी बहुत छोटे छोटे हैं तो ठीक है, बट की कस्टमर्स का तो रखो जो आपको सबसे ज़्यादा सेल दे रहे हैं. सो वो एक कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो सेल्स में रिजेक्शन बहुत ही कॉमन है. रिजेक्शन एज स्मॉल एज आपने अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किया, उसने अपॉइंटमेंट नहीं दिया. अपॉइंटमेंट दे भी दिया तो आपको 2 घंटा बिठाए रखा. बात शुरू हुई, उसने आपकी बात काट दी, आपको डिस्करेज कर दिया, नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं, मुझे दोबारा मिलने मत आना. तो आई एम जस्ट पुटिंग एग्जांपल्स कि रिजेक्शन इज़ वेरी कॉमन इन सेल्स. हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शंस? आई वुड लाइक टू नो. निखिल, हार्ड वर्क का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा. रिजेक्शंस आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, ऐसा नहीं है, सभी के लाइफ में आते हैं. इट्स ओके, मतलब ठीक है, मतलब शायद या तो फिर मैं सही जगह पे नहीं गया था, या मैंने सही लोग को अप्रोच नहीं किया. 2 ही चीज़ें हो सकती हैं. या तो उसको ज़रूरत ही नहीं थी, आप बेमतलब में जा रहे हो, या तो शायद आप गलत इंसान को अप्रोच कर रहे हो. तो जस्ट रिवाइज ऑन योर स्ट्रैटेजी. आपको करना क्या है? अगर वो कस्टमर है इतना इंपॉर्टेंट और लेता है, फिर आप समझो कि किसके वाया जाएँ जो ये काम हो जाए, या किससे पहले कांटेक्ट किया जाए. सो कभी कभी होता है कि प्रोक्योरमेंट से बात करनी है, कभी कभी होता है R&D से बात करनी है. सो यू जस्ट हैव टू थिंक कि किससे बात की जाती है. वो एक फिर से स्ट्रैटेजी को रिवाइज करो तो आई सपोज वो काम होता है. सो इट्स गुड, बट वही है, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, करना तो पड़ेगा. रिजेक्शन लेनी तो पड़ेंगी, बट आई सपोज एक बार स्ट्रैटेजी रिवाइज की जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं. हम शायद गलत चीज़ें कर रहे हैं. तो आपने बताया कि जब सेल्स ऑर्डर आता है, जब परचेज ऑर्डर आता है, सेल होता है, तब एक किक लगता है, राइट? तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? मतलब आप, इफ़ यू कैन टेल मी इन योर करियर द मोस्ट मेमोरेबल सेल जब आया था और आपने उसे सेलिब्रेट कैसे किया था? सेलिब्रेशन तो ऐसा नहीं, बट जो खुशी होती है वो अलग ही होती है. मैंने सेलिब्रेट कैसे किया था? सी, आई विल जस्ट टेल यू, इट्स अ पर्सनल थिंग. जब मेरे पास कोई पीओ आता है ना, और अगर वो वैसा पीओ था जिसको क्रैक करना था और मैंने किया है उस कंपनी के लिए, तो वो मुझे, जो भी मेरे सुपरवाइज़र होते हैं, लाइक जो भी मेरे बॉस होंगे, मैं उनको भेजती हूँ एंड आई जस्ट लुक फॉर अप्रिसिएशन. मुझे लगता है ये मुझे चाहिए था. सो अगर वो आया कि ये तो बहुत सही था, मतलब हो गया, वेरी गुड, मेरा काम बन गया, आई एम हैप्पी. सो आई सपोज वो मेरा शायद कहीं ना वो एक तो वो मोटिवेट भी बहुत करता है. जब लगता है कि यार सही डायरेक्शन है, आई एम मूविंग गुड, ठीक है. और वो कहीं ना आपको भी खुशी दे देता है. फिर वो पूरे दिन का खुशी रहता है कि यार मैं तो, फिर उस दिन अगर लैपटॉप बंद भी करने का मन करे, आज मैं सेल लाई हूँ कंपनी के लिए, दैट्स ओके, आई कैन जस्ट शट डाउन. वो खुशी मिलती है. तो वो मेरे लिए जो सेलिब्रेशन होता है, आई सपोज जो जिसको भी मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, जिसको थी मेरे से उम्मीद कि ये करके लेकर आओगे आप, वो अगर अप्रिशिएट करते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी. वो मेरे लिए हो जाता है. इनफैक्ट मेरे घर में मुझे बहुत लोग वैसे परेशान करते हैं इस चीज़ के लिए कि इसको इसी से मतलब है, हो गया, ठीक है, हैप्पी.
तो एक्चुअली राइटली सेड, आउट ऑफ ऑल द फंक्शंस जो कंपनी में होते हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि सेल्स वाले के जॉब बहुत आसान है, राइट? वो करता ही क्या है या करती ही क्या है, ऑर्डर आ जाता है और हमें काम मिलता है. तो बहुत ही अंडरमाइंड एफर्ट्स होते हैं. डू यू ऑल्सो थिंक दैट? नो नॉट एट ऑल. सुबह जल्दी जग के किसी क्लाइंट से मीटिंग करने जाना है किसी और सिटी में, यू हैव टू वोक अप अर्ली, यू हैव टू बी इन ट्रैवल. आपकी भी पीछे फैमिली है बट आपको पहले प्रायोरिटी उनको देनी होती है. Correct. सुबह जल्दी जाते हैं, रात में शायद देर से आते हैं, बट दैट्स ओके. ये हमारा पार्ट है, सेल्स है. हमने ये चूज ही इसलिए किया था कि हमें पता था ये चैलेंजेस आएंगे, बट दैट्स ओके बिकॉज हमें उससे भी तो किक मिल रही है ना, वो एक पीओ से. प्लस प्रेशर कितना है, मतलब हर मंथ एंड पे हमें ये लगता है यार इतनी हुई है, चलो जल्दी से बिलिंग करवा लेते हैं. Sure. गाड़ी लगवानी है, बिलिंग करवानी है, प्रेशर बहुत है. मतलब आई फील मुझे 2 मिनट लगता है बल्कि पूरे उस डिपार्टमेंट्स में देखा जाए सेल के पास सबसे ज़्यादा प्रेशर है. सी बिकॉज इफ वी ब्रिंग द सेल द कंपनी इज फंक्शनिंग गुड. तो एक ये भी प्रेशर है कि यार नहीं लाएंगे तो भाई हमें लाना है, कंपनी को ग्रो करना है. तो वो प्रेशर तो हमेशा रहता है. तो अगर कोई और ये सोचता है कि सेल्स तो बहुत आराम से है, तो आई जस्ट से प्लीज स्टेप इन माय शूज. देख के देखो, बहुत प्रेशर है. दूसरा क्लाइंट्स का भी बहुत प्रेशर है. आपने मुझे बोला ये आज प्रोडक्शन नहीं होगा, मैं आपसे लड़ लूंगी, आप मुझे आंसर दे दोगे, मैं भी आपको आंसर दे दूंगी. मैं क्लाइंट से लड़ूंगी नहीं, मैं क्लाइंट को बताऊंगी, उसकी शायद 2 बातें सुनूंगी, तब भी मैं सॉरी बोलूंगी. गलती मेरी नहीं थी, गलती शायद प्रोक्योरमेंट ने टाइम से मटेरियल नहीं लाया, प्रोडक्शन का कोई बेयरिंग खराब हो गई, कोई इक्विपमेंट खराब, पर मुझे ही सुनना है और मुझे ही उससे जाके सॉरी बोलना है. सिर्फ प्रोडक्शन वाले नहीं बोलेंगे आपको सॉरी, या क्यूसी वाला नहीं बोलेगा सॉरी, या R&D नहीं बोलेगा सॉरी. वो एक अपना एक्सक्यूज देंगे कि यार ये नहीं हुआ. आई एम नॉट सेइंग जस्ट एक्सक्यूज, पर एक जनरल चीज़ कि हाँ यार ये नहीं हुआ, बट मुझे वहाँ जाके सॉरी बोलना है. एंड प्लस आई कांट रेज माई वॉइस. हम चिल्लम चिल्ली में अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, लाइक आपने बोला, मैंने बोला, ठीक है, बट मैं कस्टमर से तो उसी सॉफ्ट टोन में बात करनी है. एंड प्लस वो अगर उसको सुनाएगा तो सुन के लेना है. तो ये भी एक प्रेशर है. और हम कैसे एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, गाड़ी लग गई? नहीं अभी नहीं लगी. कहाँ है? 2 घंटे लगेंगे. ठीक है. कस्टमर हर 10 मिनट में फ़ोन कर रहा है, गाड़ी लग गई, गाड़ी लग गई, गाड़ी लग गई. एंड वी कांट से सर प्लीज़ फ़ोन रख दो, अभी नहीं लगी है. वी कांट से लाइक दिस, सर लग रही है, सर लग रही है, आ रही है गाड़ी. हमें उस टोन को मेंटेन रखना है. आपसे अगर मैं 10-10 मिनट में फ़ोन करूँ, अरे मैडम बोला तो 2 घंटे बाद लगी, क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो, ये आता है रिस्पॉन्स. सो आई सपोज प्रेशर हर जगह है. मतलब मुझे सेल्स का भी प्रेशर है, मुझे क्लाइंट का भी प्रेशर है, प्लस ये भी प्रेशर है कि चीज़ें टाइम पे बन के निकलें, बिकॉज सेल आनी है, मंथ में जानी भी है. तो वो भी एक प्रेशर है. एंड नाउ सिंस आई एम हैंडलिंग डिमांड प्लानिंग ऑल्सो, वो भी प्रेशर है कि किसी और का भी मटेरियल ना खत्म हो, वरना वो भी एक प्रेशर है कि यार आपका मटेरियल नहीं है अभी, तो जल्दी प्लीज़ मंगा दो. तो वो भी एक है. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. तो स्तुति, आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या सेल्स पर्सन के स्ट्रेस होते हैं. कस्टमर को देखना है, उसे बुरा ना लगे, सप्लाई टाइम पे हो, इंटरनल टीम से कोऑर्डिनेशन हो एंड ऑल दैट. ऑल्सो रियलाइजिंग दैट यू आर अ वुमेन, वर्किंग वुमेन. हाउ डू यू मैनेज द प्रोफेशनल स्ट्रेस? हाउ डू यू बैलेंस इट विद योर पर्सनल लाइफ? अभी बिकॉज इट्स अ वर्क फ्रॉम होम जॉब, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है उससे. सी वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर टाइम कि नहीं 9 बजे लॉग इन करना है या 6 बजे लॉग आउट करना है. सो वी कैन स्टार्ट, मे बी आई स्टार्ट पर्सनली एट 10 AM. अगर उससे पहले कोई कॉल्स आ जाती हैं तो एंटरटेन करते हैं, बट मेरा लैपटॉप ऑन 10 बजे होता है. Sure. कब बंद होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है. मतलब दैट कैन बी, किसी की कॉल आई, किसी को अर्जेंटली कुछ चाहिए तो 7 बजे तक चल रहा है. ऑल ऑफ सडन किसी क्लाइंट ने बताया कि कल गाड़ी लगनी है, तो उनकी डिटेल्स 8 बजे भी जा रही हैं. सो इट डिपेंड्स. प्रेशर आई सपोज उसके लिए ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग पीछे जो आपकी पर्सनल टीम है उसका होना. अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, सी इफ़ आई एम बिज़ी, अगर दिख रहा है कि मैं काम कर रही हूँ, तो अगर सामने वाला कर रहा है कि हाँ नहीं ठीक है, यू टेक योर टाइम, विल जस्ट मैनेज,
तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस, मतलब इतना स्ट्रेस नहीं आता है। ओके। कभी कभी होता है बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी ऑल्सो, तो उसको इतना नहीं पहले समझ में आता था मीटिंग है तो चुप रहना है, बिकॉज वीडियो मीटिंग है तो शांत रहना है, उसको नहीं समझ में आता था। बट नाउ ही हैज़ ऑल्सो अंडरस्टूड। सो जब मैं उसे बोलती हूँ कि मम्मा की 1 घंटे की मीटिंग है, मम्मा विल बी बैक, आना नहीं, तो कभी कभी जैसे उसको लगता है बहुत टाइम हो गया मम्मा नहीं दिखी, तो आएगा एक बार, पीप करता है और देखता है कि अगर बिजी हूँ तो फिर से डोर क्लोज करके अपना काम करने लगता है। स्वीट। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है उसे। और वो धीरे से आके ऐसे पूछता भी है, मम्मा मीटिंग, तो मैं बोलती हूँ हाँ बेटा मीटिंग, तो कहते हैं ओके, फिर वो चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा ये एक रिलैक्स हो जाता है। हाँ, बट बिकॉज छोटा बेबी है, घर है विच आई हैव टू एनी हाउ सी, क्योंकि वो घूम फिर के बात वही आती है कि नहीं, अगर आप वुमेन है तो घर का देखभाल तो आपको ही करना पड़ेगा, या बेबी है तो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी आप ही की होती है। बट आई सपोज कहीं ना कहीं वो हो जाता है, मतलब हस्बैंड सपोर्ट कर देते हैं, अभी भी इवन ट्रैवलिंग में भी ही ऑलवेज सपोर्ट, चले जाओ ठीक है 2-3 दिन चले जाओ मैं देख लूँगा। तो हो जाता है, वो मैनेज हो जाता है। रही बात प्रेशर की और जो स्ट्रेस उस टाइम आता है, तो मैं हमेशा उसका एक टाइम निकाल लेती हूँ कि सपोज़ जैसे मेरा ये काम है जिसके लिए मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए, एंड आई फील फर्स्ट हाफ इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं उस टाइम पूरा फोकस करके वो काम कर सकती हूँ, तो मैं अपने टाइम्स उस हिसाब से रख लेती हूँ। या इस काम में मुझे बहुत ऐसा फोकस की ज़रूरत नहीं है, आई कैन जस्ट टॉक टू समवन एंड आई कैन टाइप समथिंग या आई कैन डू माई वर्क, तो मैं वैसा फिर रखती हूँ उस काम को। बट उसको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, अगर सपोज कोई काम बहुत ज़रूरी है, सुबह करना ही ज़रूरी है, या कोई भी अगर चैलेंज है, तो मैं थोड़ा अपने आप को आइसोलेट कर लेती हूँ ताकि मैं अपना काम पहले फोकस करके कर सकूँ। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली है जो उसको सपोर्ट कर रही है। सो यस। कौन है आपके फैमिली में? आई लिव विथ माई हस्बैंड एंड विथ माई स्मॉल 3 years old बेबी। तो वो क्या नाम है उसके बारे में? तो हम तीन लोग हैं। माई इन लॉज आर नो मोर, तो वो नहीं हमारे साथ हैं, बट मेरे पेरेंट्स हैं, वो अपने नेटिव प्लेस पे रहते हैं, बट वो आते जाते रहते हैं बीच बीच में। पर एज ए लाइक फुल सपोर्ट के लिए अभी मैं हूँ घर पे, मेरे हस्बैंड है जो बेबी का केयर करते हैं। फिर क्या करते हैं आपके हस्बैंड? ही इज़ ऑल्सो फूड टेक, वो क्वालिटी कंट्रोल में है। ही वर्क्स विद अ कंपनी नोन एज नेचर स्मिथ। वो पूरा QC मेंटेन करते हैं अपने, एंड ऑल्सो ही लुक्स फॉर R&D, जो भी R&D उनके यहाँ नई प्रोडक्ट्स की होती है। उनकी कंपनी बेसिकली इंटरनेशनल हर्ब सीजनिंग्स में है। साथ में उन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो सॉसेज होती हैं, मायोनेज होती है, उन सब का भी प्रोडक्शन शुरू किया है। सो ही इज़ ऑल्सो फूड टेक, तो वो समझते हैं। एंड कभी कभी हमारी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, लाइक टोमेटो पेस्ट दे सकते हो क्या? सो उसका एक क्वेश्चन था मेरे से कि टोमेटो पेस्ट दे सकते हो क्या, मुझे इस प्रोडक्ट में ज़रूरत होती है। सो आई इनिशिएटेड दैट प्रोजेक्ट। एक बार हमने बात की, पूछा कि इतने ब्रिक्स तक का मिलेगा क्या अपनी टीम से। उस टाइम कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, बट अब फिर धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट आगे आया है, तो लगता है हाँ यार ये भी कर सकते हैं। सो बहुत सारे, इवन कभी मुझे लगता है कि यार इसमें से, इस क्लाइंट में से किसी को जानते हो क्या, तो इफ़ ही नोज़ वो मुझे बता देता है। अगर वो बोलता है कि यार इसमें किसी सेल्स को जानते हो क्या, हमें पिच करना है अपने प्रोडक्ट्स की। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता, बिकॉज माई प्रोडक्ट लाइन इज कम्प्लीटली डिफरेंट जो वो सेल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। हमारे कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिसमें मैं उससे FSSAI का कभी कभी पूछती रहती हूँ क्या ये मैंडेट है क्या, लेबल्स, बिकॉज मुझे जानने रहते हैं। तो वो बताता रहता है मुझे कि ये ज़रूरी नहीं है, इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा। वो अगर उसको पूछना है कि यार सेल्स वाले ऐसे करते हैं क्या, मतलब उसके अगर कुछ होता है तो मैं उसको सजेस्ट कर देती हूँ। तो है, हमारे कॉमन टॉपिक्स बहुत सारे हैं, प्लस हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं। आई नो समवन हु ही नोस, तो वो भी बहुत सारा निकल आता है। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा वो है कि हाँ एक ही टाइप का फील्ड है, तो समझते हैं एक दूसरे का काम। तो हमने डॉक्टर ट्राई, मतलब डॉक्टर, वेडिंग डॉक्टर के काफ़ी कपल्स होते हैं नाउ, फूड टेक, वेडिंग फूड टेक भी काफ़ी होते हैं। तो पर ये जिन वो QC में है, आप सेल्स में हो, तो QC वालों का गुस्सा उस पर तो नहीं निकल जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे मतलब आपके कंपनी के QC वाले ने कुछ किया और उसको जाएगा QC वाले ऐसे क्यों होते हैं, ऐसा तो नहीं हो जाता? या वो बोलते कि यार सारे सेल्स वाले ऐसे होते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता है। दो वो कभी कभी शायद वहाँ पे बताता होगा अपनी कंपनी में कि यार स्तुति तो ऐसे करती है, पर उसके यहाँ कंपनी में कुछ कभी चैलेंज हो तो मेरे को बोलता है जैसे यार मेरे यहाँ के सेल्स वाले ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये क्या तरीका है यार।
तो अगर मुझे लगता है कभी कभी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली सही है तो मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। सी जस्ट थिंक कि उनको क्यों वो अर्जेंटली चाहिए, या अगर उनकी कंप्लेन आई तो वो क्यों आई। वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार, मतलब जस्ट एज अ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू शायद वो सही है, या मे बी तुम भी सही हो और वो भी सही है, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट होता है, मतलब ये सभी को चैलेंज आता है। सो कहीं नहीं, गुस्सा वाला तो सीन नहीं होता है, बट अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, काफ़ी क्लियर होती हैं। तो आपके साथ कॉलेज में ही थे या बाद में पहचान हुई? नहीं, कॉलेज में थे। मेरा बैचमेट ही है। अच्छा। तो हम लोगों ने साथ में ही कॉलेज, हमारा पूरा बीटेक साथ में ही था। कुछ किस्से सुनाओ। नहीं, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड। कॉलेज में ऐसा कोई डेटिंग या हमारा कोई अफेयर, गलत बात नहीं है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। होता तो भी कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई सपोज तब बहुत अच्छा दोस्त था, पर हमने फिर साथ में एक कंपनी में साथ में थोड़े दिन काम किया, एंड देन वी थॉट कि वी आर गुड फॉर ईच अदर। तो तब से शुरू किया डेट करना, वरना अदरवाइज कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब हम उसे ऐसा एक निक नेम, बिकॉज ही इज श्रीवास्तव तो हम उसको एक निक नेम से लाला करके बुलाते थे। तो वो तो पहले, सबसे पहले उसने वही चुप कराया कि यार लाला कहना बंद करो मेरे को, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। You know this, जो आप बोल रहे हो अभी, ये पूरा लाइव जा रहे, पूरी दुनिया सुनेगी। अभी तो खाली आपको मना किया था नहीं बोलना, अब पूरी दुनिया जानती है उन्हें क्या बोलना है। कॉलेज में हम सब बोलते थे। अच्छा। सो एक्चुअली जो कायस्थ और जो वो श्रीवास्तव, उनको एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में मतलब लाला ही बोलते हैं। तो हम सब लोग, जितना हमारा ग्रुप था, हम सब लोग उसको लाला ही बुलाते। तो कितनी बार ऐसा होता था कि लाला ही लाला हम लोग बोलते थे। बहुत बाद फिर मैंने उसका नाम लेना शुरू किया, मतलब फिर लाला नहीं यार, मतलब दोस्त है बट रिस्पेक्ट देना जरूरी है, तो ऐसे नहीं बुलाते हैं। और आपके फैमिली में आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर? मेरी एक बड़ी दीदी है, वो बैंक में है, यूको बैंक में जॉब करती है। वो रायबरेली करके है, वहाँ पोस्टेड है। मेरे जीजू हैं, जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो IDBI बैंक में है, वो मुंबई में पोस्टेड है। तो वो अपने लॉस के साथ रहती है रायबरेली में ही, और उसके 2 बीबी हैं, तो वो उनके साथ ही यहाँ रहती है। जीजू आते जाते रहते हैं, या वो कभी इधर उधर जाती रहती है। बैंक्स में छुट्टियाँ अच्छी मिल जाती हैं, तो ट्रैवल हो जाता है दोनों का। बट येस, दे बोथ हैव अ जॉब, जो अलग अलग पोस्टेड हैं, तो अलग अलग रहते हैं वो लोग अभी। तो फैमिली के लिए आपका प्रिफर्ड डेस्टिनेशन क्या है? मतलब अगर आप आज फ्री हो और आपके हस्बैंड भी साथ में फ्री हैं, तो कहाँ जाओगे आप लोग घूमने? तो हमारे 2 डेस्टिनेशन होते हैं फिक्स। एक देहरादून, जहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं, दैट्स क्लोज, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन कुछ ज़रूरत नहीं है, गाड़ी उठाई चले गए, एकदम से प्लान बना। तो सबसे पहला तो हमारा प्रिफर्ड होता है कि देहरादून निकल जाएं, एंड बिकॉज इट हैज़ सीनिक ब्यूटी। थोड़ा हम नॉर्थ वालों को जैसी थोड़ा पहाड़ दिख जाते हैं, हमें तो बड़ी खुशी हो जाती है, तो एक वो अच्छा हो जाता है। सेकेंड फिर रायबरेली, नहीं तो अपने पेरेंट्स के पास चले गए, वहाँ रुक गए। वहाँ पे भी आसपास कुछ चीज़ें छोटी छोटी हैं घूमने के लिए, एंड एनी हाउ घर है तो अच्छा ही लगेगा, तो वहाँ नहीं तो चले गए। अपने जॉब के बारे में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ क्या लगती है आपको? सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़, आई सपोज सामने वाला ये नहीं समझता कि मुझे ये चीज़ कितनी अर्जेंट है। आपको समझ में आ रहा है, एंड मुझे उस टाइम पे थोड़ा पेशेंस लेवल मेरा कम हो जाता है। मैं क्लाइंट के लिए पेशेंस रख सकती हूँ, बट क्लाइंट ने अगर कुछ मांगा है उस टाइम पे थोड़ा पेशेंस मेरा कम हो जाता है। अगर उसको अर्जेंसी है, तो अगर मैंने सामने वाले को बताया अर्जेंसी है और उसने अगर वो अर्जेंसी नहीं समझी ना, मुझे तब वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि ये अर्जेंट है, देना ज़रूरी है। तो वो बस मुझे लगता है कि वो उस टाइम पे थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, जस्ट टू कंट्रोल माई सेल्फ कि यार नहीं, रुकते हैं। बट हाँ, वो थोड़ा कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। पर क्या हर बार जो कस्टमर बोलता है अर्जेंट है, वो अर्जेंट होता है? नहीं, कई बार कस्टमर्स बोलते हैं अर्जेंट है, बट उनको भी जल्दी नहीं होती। आप उनके लिए दौड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपने टीममेट से झगड़ा कर रहे हो, बट कस्टमर को होती है, मतलब हर बार जितने बोलते हैं वो अर्जेंट उतना होता है? हर बार जितनी बार बोलते हैं वो अर्जेंट होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट दैट टोटली डिपेंड्स वो मांग क्या रहे हैं। अगर किसी कस्टमर ने मुझे बोला है कि मुझे नेक्स्ट वीक ही ये चाहिए, बट आई नो ये नहीं हो सकता, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि सर ये नहीं हो सकता, मतलब मुझे इतना टाइम चाहिए, बिकॉज ऐसी चीज़ें ऑलरेडी प्रोसेस में है। बट अगर उन्होंने बोला है कि अर्जेंट है, आई नो दैट कैन बी डन, एंड समवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर वो हमारा बहुत ही की कस्टमर है, तो वी जस्ट ट्राई हार्ड कि कर देते हैं, बिकॉज ये उसके लिए भी ज़रूरी है। एंड इफ़ वी आर द ओनली वेंडर जो उसको ये करके दे सकता है, फिर तो वो अर्जेंट है, बिकॉज फिर वो किसी और के पास नहीं जा रहा है, मेरे पास ही आ रहा है, और फ़ायदा उठाने का कोई मतलब नहीं है। तो लेट्स गिव हिम व्हाट ही वांट्स, ताकि वो चीज़ें आगे बढ़ जाएं। सो राइटली सेड, कस्टमर्स आर डिमांडिंग एंड दे हैव द राइट टू बी डिमांडिंग, एंड बिकॉज वो हमें वो उतना बिजनेस दे रहे होते हैं। तो टेल मी योर एक्सपीरियंस, जब
कस्टमर्स ने कुछ ऐसी डिमांड रखी हो जो मतलब ऑन अ टाइम लाइन कि उसने बोला ये मुझे कल सुबह चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो कल सुबह नहीं हो सकता, मतलब किसी भी तो ऐसा कुछ बताओ जहाँ पे अनरीजनेबल डिमांड्स आई हैं एंड अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं थी, जैसे कभी क्लाइंट ने कुछ बोला उसको चाहिए, तो उसकी ऐसे अनरीजनेबल डिमांड नहीं थी, बट हाँ उसे बहुत जल्दी चाहिए, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि शायद वो प्रोडक्ट हमारे लिए नया है. सो फॉर एग्जाम्पल अ वेरी गुड की कस्टमर ऑफ आर्स आस्क्ड अस टू डू समथिंग जो हमने कभी ट्राई नहीं किया था, बिकॉज उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए अलग से कैपेक्स चाहिए था. और उसको नेक्स्ट वीक ही चाहिए, बट कैपेक्स आएगा, मतलब मशीन्स आएंगी, काम होगा, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी. अगर उसमें टाइम लग रहा है, सो वी जस्ट सिंपली से कि ये टाइम लगेगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड क्यों टाइम लगेगा. कस्टमर अप्रिशिएट करता है अगर उसे ट्रांसपेरेंसी रखो कि मैं ये करके तो दे सकती हूँ, बट इतनी जल्दी क्यों नहीं कर सकती हूँ, वो उसको अगर समझा दो तो वो समझता है, तो वो भी उसी हिसाब से फिर चलता है. सो एटलीस्ट अगर उसके मैनेजर्स ने या उसके किसी टीममेट ने मांगा है तो वो भी उसको समझा सके कि मैं कर तो दूंगा, बट उनकी तरफ से इतना टाइम लगने वाला है बिकॉज दिस इज़ द रीज़न. तो हेल्प करता है. बट अनरीजनेबल अगर कुछ लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल है, ये तो नहीं हो पाया, मतलब तो मैं फिर वो भी बताना पड़ता है कि सर ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, अभी कल ही चाहिए, कल कैसे होगा, मतलब आज आप बता रहे हो. कोई भी एक प्रेप होता है तो उसको कुक करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, फिर उसको डिस्पैच करते हैं. वी कैन जस्ट कुक एंड सिंपली डिस्पैच इट. हमें एक दिन थोड़ा लगता है कि उसको स्टेबल, या अगर फर्स्ट हाफ में बना तो सेकंड हाफ तक एक बार स्टेबलाइज तो होने दो, वरना फ़ायदा नहीं है उसका. तो हम वो भी करते हैं, इसलिए उनको बताते हैं. या अगर फर्स्ट ट्रांस का कोई प्रोडक्ट है जो कि रेडी है, बट अब 3 बजे कोरियर आता है, चला गया, नहीं हो सकता, तो फिर वो भी बताते हैं कि इतने की ज़रूरत, मतलब हम कल ही भेज पाएंगे, पैक होगा, ये तो चीज़ें तब हुई जब आपको पता है कि ये डिले होने वाला है या ये कमिटमेंट हम पूरा नहीं कर सकते. कई बार होता है आपने कमिट कर दिया और जिसको आप कमिट कर रहे हो वो भी एक B2B कस्टमर है, तो मे बी आप किसी परचेज मैनेजर को बोल रहे हो, उसने हमारे कॉन्फिडेंस पे आगे कमिट कर दिया एंड फॉर सम रीज़न वो उस समय नहीं हो रहा है. नाउ इन अ चेन यू फेल द कमिटमेंट, ही फेल्स द कमिटमेंट, देन इट्स अ चेन, मतलब वो लॉट ऑफ पीपल आर. तो वैसे सिचुएशंस कैसे हैं, क्योंकि देन द प्रेशर, उसने शायद अपने MD को कमिट कर दिया होगा कि इस ये हो जाएगा, आप टेंशन मतलब उसने एक लॉन्च प्लान किया होगा, तो इट इज़ अ बटरफ्लाई इफेक्ट, राइट. मतलब आपका खाली एक दिन का डिले कैन डिले अ लॉन्च ऑफ अ वेरी बिग प्रोडक्ट. तो हाउ डू यू हैंडल दैट एंड हाउ रिस्पॉन्सिबल डू यू फील कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ तक भी है कि आपका एक छोटा सा डिले या फॉलिंग ऑन अ कमिटमेंट कैन एक्चुअली लीड टू अ बिग फॉल ऑन अ वेरी बिग कमिटमेंट. हम ट्राई ये करते हैं कि अगर कस्टमर का कोई लॉन्च है जिसमें हमारे ही प्रोडक्ट से लॉन्च होना है एंड उसने हमें पहले से कुछ बता के रखा है कि ऐसा ऐसा हमने प्लान किया है, बट नॉट एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, तो हम एटलीस्ट अपना पीछे का RMPM तो प्रिपेयर ही रखते हैं. अगर कस्टमर ने हमें नहीं बताया है और उसका एकदम से है जो हमारे पॉसिबिलिटी में नहीं है, वी एटलीस्ट कन्वे हिम कि वील ट्राई आवर बेस्ट, बट ये एक प्रॉब्लम हो सकता है. अगर हमारी पॉसिबिलिटी में है कि हम किसी और का, सपोज एक कोई कमर्शियल ऑर्डर है, किसी और का थोड़ा रोक के हम उनका पहले ले सकें, हम वो भी ट्राई करते हैं. सी द ओनली थिंग इज वी जस्ट वांट टू मेक देम सेटिस्फाई, बट टू एक्सटेंड जहाँ पे फिट हो रहा हो कि सब अर्जेंट है, सब भाग रहे हैं, मेरी पूरी टीम भाग रही है, हर कोई कोशिश कर रहा है, ये भी ले आते हैं, ये भी ले आते हैं, बट वो फिर फाइनली कह दे कि ये तो मुझे 4 दिन बाद चाहिए, मतलब फिर वो भी एक हो जाता है चैलेंज. तो उस हिसाब से हम समझ के ही उनको पूरा चीज़ें क्लियर करते हैं कि हम अब कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, या चलिए ठीक है हम फिट करने की कोशिश करते हैं, कहीं कुछ हो सकता है किसी और का डिले कर सकते हैं तो कर देते हैं, बट विल जस्ट ट्राई टू एकोमोडेट. जहाँ नहीं हो सकता हम उनको ट्रांसपेरेंसी देना प्रेफर करते हैं. तो आपके विद ऑल योर एक्सपीरियंस सो फार, कस्टमर्स कितने डिमांडिंग होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं चीज़ों को कराने के लिए, तो इफ़ यू हैव टू से वन थिंग टू देम कि यार हम भी सेल्स वाले हैं, हमारी जान इतनी भी ख़राब मत करो, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब
जो कस्टमर थोड़े फ्रेंडली हो जाते हैं उनसे तो बोल भी सकते हैं। क्या बोलते हो उन्हें? तो एक्चुअली वन ऑफ आवर वेरी गुड कस्टमर जो कि बिवरेज लाइन में है, उनके रोज़ चैलेंजेस होते हैं। एकदम से 7 बजे आता है, कल गाड़ी लगवा दो। अभी कैसे गाड़ी लगवा दें, क्या बात हुई थी अपनी, कोई बात नहीं हुई, अप्रूवल तक का नहीं आया फ्रेड का, कुछ नहीं हुआ। तो वो बहुत चैलेंज आता है, तो उनसे मजाक में बोल देते सर आप मेरे को रोज़ एक चैलेंज नया देते हो, या तो गाड़ी पहुंच गई तो अनलोड नहीं हुई, मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाए रखते हो बहुत। तो हंसते हुए बोलते हैं अरे स्तुति जी कर दीजिए ना इतना। तो फिर लगता है सी दिस इज व्हाट वी, ठीक है वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है शायद, तो इसीलिए शायद मेरे को बोल रहा है नहीं यार 7 बजे गाड़ी लगा दो। बट एक हाँ चैलेंज होता है, बट हाँ जिनसे दोस्ती है इस तरह की कि हाँ ये बोल सकते हैं, उनसे बोल देते हैं ताकि थोड़ा नेक्स्ट टाइम थोड़ा हमारा भी ध्यान रख लो। जिनसे नहीं है तो कुछ नहीं बोलते हैं करते हैं सर और क्या। लॉट ऑफ आवर ऑडियंस जो इस पॉडकास्ट को सुन रही होगी वुड बी एस्पायरिंग सेल्स पीपल एंड मे बी रिसेंट पास आउट, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे ऑन योर सक्सेसफुल करियर सो फार? व्हाट इज़ अ मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव देम? एक तो बी ऑनेस्ट, मतलब झूठ बोलने से कुछ होता नहीं है, नहीं किया नहीं किया। आई सपोज ये काम कर जाता है, किसी को आप ये बोल दो कि हाँ किया था बट कल को पता चले नहीं किया था, तो उससे अच्छा बोल दो नहीं किया था, या ये चीज़ नहीं हुई, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है। आप उस टाइम शायद फ़ोन करके बात कर लो फिर बता दो, वो ठीक है बिकॉज यू हैड अ वर्ड विद द कस्टमर, अब आपको पता है एक्चुअल सिनारियो क्या है तो आप बता सकते हो। तो बी ऑनेस्ट, शॉर्टकट्स कोई नहीं है, तो हार्डवर्क तो करनी पड़ेगी। एंड एवरी टाइम वेन एवर कोई जॉब किसी को असाइन होता है ना, थोड़ा डीप डाइव करना पड़ता है, वरना वो नॉलेज नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि वो नॉलेज आपके पास रहे, वो एक्सपीरियंस आपके पास रहे हमेशा के लिए, वो एक मेमोरी रहे आपके पास उस पर्टिकुलर चीज़ की, तो आपको थोड़ा डीप डाइव जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो प्रोडक्ट कैसा है या वो चीज़ कैसी है, क्या दे सकते हैं। एंड आई सपोज जो एक खुद को लगता है ना कि यार ये तो मुझे समझना है, ये आप समझा सकते हो, डोंट हेजिटेट, पूछ लो, कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगेगा आपको नहीं पता, पर आपको तो आ जाएगा ना। करेक्ट। वो कल को क्या ही याद रखेगा कि इसने मेरे से ये पूछा था, ठीक है शायद उसको भी खुशी होगी यार इसने मेरे से ये पूछा था, बट पूछ लो। अगर नहीं आता तो पूछ लो, मतलब सामने वाले को शायद सिखाने में खुशी भी होगी। मतलब मुझे अगर कुछ आता है और सामने वाला कोई पूछता है, मुझे अच्छा लगता है अरे हाँ मैंने सिखाया। अगर नहीं आता है तो पूछो, बिकॉज अगर आज नहीं पूछोगे तो शायद कल को वो काम आनी थी बट आपने पूछी नहीं उस टाइम, तो वो तो होना चाहिए। एंड बी क्यूरियस, जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो उतने क्वेश्चन पूछो। मैं अपनी लास्ट कंपनी में बहुत, मेरे से लोग परेशान रहते थे कि क्वेश्चन बहुत पूछती है, बट मेरे बॉस थे वो हमेशा कहते थे बहुत अच्छा करती है, वरना तो लगता है पूरी प्रेजेंटेशन में से वही एक्टिव है। पर मुझे बहुत मज़ा आती थी क्योंकि दैट वाज कम्प्लीटली एक केमिस्ट्री थी वो जो प्रोडक्ट्स थे। बी क्यूरियस, जितने क्वेश्चन पूछने उतने पूछो। तो हमने कई सारे टॉपिक्स पे बात करी, कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं शायद पूछ नहीं पाया बट आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यू वांट टू टेल आवर ऑडियंस? नहीं, आई सपोज हमने सब कुछ कवर किया है। अच्छी बात, अच्छा मुझे एक चीज़ और एक ये लगता है कि हम अभी के टाइम जैसे हैं, हमारे पास अभी बहुत कुछ ना एक्सप्लोर करने के लिए भी है, जो हम कर भी रहे हैं। वी हैव जस्ट इनिशिएटेड, हमारे पास जियोग्राफिकली हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, बहुत जगह पे हम नए नए प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। मोर ओवर अब हम सिर्फ कुछ प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं हैं, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर इसलिए कर रहे हैं। पहले शायद हम थोड़ा लिमिटेड वे में काम कर रहे थे, बट इस टाइम हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ रहता है। तो हम चाहे वो कोई भी टाइप के फ्रूट की प्यूरी हो या जूसेस हो या कॉन्सेंट्रेट हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो सपोज बहुत कुछ है अभी तो करने के लिए। ओके, तो अभी जिस पेस पे अब हम चल रहे हैं, इसी पेस पे चलते रहें और इसी तरह से सक्सेस हमें मिलती रहे, तो 5 साल में 10 साल में वेयर डू यू सी योरसेल्फ एंड द कंपनी फ्रूट फॉर्मुलेशंस? आई वुड बी डेफिनेटली लुकिंग फॉर की अकाउंट्स, कॉस्टिंग देखूंगी, और शायद तब मेरे पास बहुत सारा काम होगा। मेरे पास बहुत सारे तब और ज़्यादा की कस्टमर होंगे, बिकॉज ग्रेजुअली यही कस्टमर आगे हर एक साल बढ़ते जाएंगे। फ्रूट फॉर्मुलेशन, आई सपोज अभी लोगों को नाम थोड़ा कम पता चल रहा है बिकॉज ऑफ द नेम चेंज, प्लस लोग फ्रूट
एज अ फर्स्ट लाइन में हमें थोड़ा कम जानते हैं, कुछ एक दो प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, बट ग्रेजुअली 4-5 साल बाद लोग हमें हर फ्रूट के लिए शायद जानेंगे, उनके दिमाग में शायद फिर हमारा नाम पहले आएगा। जैसे अभी हमारे बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जिनके ख्याल सबसे पहले हमें आता है यार ये हमें शायद ये दे सकते हैं, बट शायद 5 साल बाद हमारी ऐसी वाली पोजीशन होगी कि लोग हमें फ़ोन करके बोलेंगे अरे आप तो ये प्रोसेस करते हो हमें दो, बिकॉज अभी शायद हम नहीं कर रहे हैं बट वो 5 साल में तो ज़रूर करेंगे। तो ये आई सपोज ये तो होगा 5 साल में। थैंक यू सो मच। आई थिंक काफ़ी सारी टॉपिक्स हमने आज कवर किए। हमारे ऑडियंस ने आपके बारे में और बेहतर जाना। इनफैक्ट मैंने भी आपको इतनी शायद बातें हमने कभी नहीं करी, मैंने भी आपको थोड़ा और बेहतर जाना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद आवर ऑडियंस। थैंक यू सो मच निखिल फॉर कॉलिंग। मैं इनफैक्ट आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती थी। दिस इज अ ट्विस्ट। ये क्या हुआ? मैं जब नई आई थी इस कंपनी में, मैंने आपके साथ पहले भी काम किया है, बट हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं थे। मैंने आपके लिए बहुत छोटा सा एक प्रोजेक्ट किया था मार्केटिंग का किसी और कंपनी में। हमारा उतना इंटरेक्शन नहीं होता था, बट तब भी उस टाइम भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा था। हमने गूगल फॉर्म पहली बार बनाना मैंने एक्चुअली आप ही से सीखा था। एंड प्लस उस टाइम आप ना एक कोकोआ पाउडर सेल करते थे, तो उसका रोज़ आप ना एक वो देखते थे, आज डाउन हुआ या आज अप हुआ तो खरीदना कब है। तो वो मैंने आपसे सीखा था कि आप क्या रोज़ देखते हो यहाँ पे। मुझे एक्चुअली मैं जब अग्राना में आई, हाँ अच्छा ओके, क्वेश्चन ये था कि मैं जब अग्राना में आई तो आप मेरे डायरेक्ट रिपोर्टिंग बॉस थे एंड यू वर डूइंग एवरीथिंग, लाइक आपको अपने लिए भी कुछ करना है, यू वर डूइंग साइकिलिंग, आपको मेल्स भी टाइम पे भेजने हैं, आपको ये काम भी टाइम पे करना है। हमारे पास भी 24 घंटे हैं पर हमसे नहीं हो रहा है बट यू हैव गॉट एवरीथिंग, लाइक मतलब हाउ यू मैनेज दिस टाइम, कैसे? मतलब उस टाइम भी हम 2-3 लोग जो नए आए थे हम यही बात करते थे कि यार निखिल कैसे कर लेते हैं यार। आई थिंक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज़ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। कोई चीज़ अगर कोई आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, इट एक्चुअली ट्रांसलेट्स कि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं हो, राइट? सो जो प्रायोरिटी है उसके लिए टाइम है। सो ओनली क्लियरली डिफाइनिंग कि माई हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी, माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी, माई बिजनेस इज़ माई प्रायोरिटी, एंड इन द राइट सीक्वेंस कि अगर एक ही टाइम पे मेरी वाइफ का भी कॉल आ रहा है और कोई बिजनेस की चीज़ है, वेयर विल आई, मतलब किसको रोकूंगा कि तू बाद में कॉल करना, मैं पहले इससे बात कर लूँ। दैट ऑल्सो डिफाइंस द सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटीज़, राइट? हैविंग दैट क्लियर एंड हर एक बकेट ऑफ प्रायोरिटी में सेटिंग गोल्स कि आज मेरा जो हेल्थ का स्टेट है इसको मैं अगले साल कैसे देखना चाहता हूँ, मैं साइकिलिंग कितना करूँगा तो मैं उस लेवल पे पहुँचूँगा, एंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग दैट। आज मैं पर्सनल लाइफ में मेरी वाइफ के साथ में कितना टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, क्या लेवल पे हमारा इमोशनल बॉन्डिंग कंटिन्यू हो रहा है, बच्चों के साथ उनकी भी नीड्स चेंज हो रही है, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो हर एक चीज़ को इक्वली देख के देन प्रायोरिटाइज करना कि अब इसको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए क्या करना है, एंड देन डूइंग एक्शन बिहाइंड इट, प्रायोरिटाइजिंग। सिंपल है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मे बी अगर आपको अलग से लेसन चाहिए तो वी कैन सिट डाउन एंड डिस्कस दैट। डेफिनेटली एंड सी वी ऑल हैव सीन। मैं भी उस फेज में थी जब अग्राना यहाँ से जा रही थी एंड वी वर जस्ट कमिंग विद अ न्यू कंपनी। मेनी चैलेंजेस वर देयर, स्टिल वी हैव चैलेंजेस। मुझे स्ट्रेस आता है, मतलब मुझे भी अपनी सेल्स को लेके स्ट्रेस आता है। हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस? ऑफ कोर्स यू आर द CEO, मतलब आप कंपनी पूरी हैंडल कर रहे हैं, यू हैव टू सी द प्रॉफिट्स ऑल्सो, यू हैव टू सी द लॉस ऑल्सो। तो वो कैसे, बिकॉज यू हैव टू ओनली मैनेज, तो कैसे स्ट्रेस कैसे आप मैनेज करते हैं? स्ट्रेस सोचोगे तो स्ट्रेस, नहीं सोचोगे तो स्ट्रेस नहीं है वो, राइट? इट इज़ लाइक अ गेम, राइट? गेम में चीज़ें चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होती है, आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होती है। तो इफ़ यू टेक इट टू पर्सनली कि ये मतलब मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया एंड वी फेल्ड, एज अ टीम वी फेल्ड, वो किसी पर्सन का फेलियर नहीं है। इट इज़ कि अच्छा हमें ये किया था, ये इस तरह से नहीं होता, पता चल गया इस तरह से नहीं हो रहा है। स्ट्रेस कब आएगा? व्हेन यू टेक इट पर्सनली कि ये तो यार ऐसा हो गया, ये तो शायद मेरे में कुछ कमी है, या शायद मेरे टीम में कुछ कमी है, या हम टाइम गलत हो गया। इफ़ यू फाइंड रीजंस एंड इंटरनलाइज इट, दैट विल क्रिएट स्ट्रेस। इफ़ यू थिंक ये तो गेम चल रहा है, राइट, एंड थिंग्स विल कम, गुड थिंग्स विल हैपन। एक ही दिन में मुझे एक बहुत बड़े सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का न्यूज़ आएगा, एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय रिज़ाइन कर देगा उसी दिन,
राइट? तो हैपेंस, मतलब everything is not positive, everything is not negative. How you balance between that, I think that's it. So stress management, अगर सोचोगे stress है तो आएगा, but take it as a game. In fact life में भी ऐसा है. There is I've learned that very, I would say कुछ सालों पहले ही I have realized that life में भी it is not that serious जितना लोग उसको seriously ले लेते हैं, right? Game है, family, बच्चे के साथ वो जब 2 साल का है वो फिर 2 साल का नहीं होगा, राइट? तो आज आप उसके साथ जो टाइम स्पेंड कर सकते हो वो आज ही कर सकते हो. जब वो 20 साल का हो जाएगा तब उसको आप गोदी में उठा के उसके पीछे पीछे नहीं दौड़ सकते, राइट? सो या तो स्ट्रेस का कोई बात नहीं है. जस्ट मेंटली यू नीड टू थिंक कि ये स्ट्रेस नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइफ. इट हैपन्स, गुड थिंग्स हैपन, बैड थिंग्स हैपन, यू जस्ट हैव टू नेविगेट थ्रू इट एंड दैट्स इट. रात में नींद अच्छी आती है? यस, आई वुड से मैं कुछ डिवाइसेस पहनता हूँ जिससे मुझे नींद का भी ट्रैक रहता है. तो आई सी कि मेरा स्लीपिंग इज, मतलब मैं एक बार बेड पे लेटा हूँ तो आई स्लीप कंप्लीट. ये सारी चीज़ें रात को तंग नहीं करती है. मुझे मेरी कभी कभी नींद खुलती है ना तो मुझे दिमाग में आता है अरे मैंने गाड़ी की डिटेल्स नहीं मेल की रात में, और इनफैक्ट 3 या 4 बज रहा था, एकदम से नींद खुली और ये याद आता है. मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा याद आ जाता है और फिर वो सुबह याद नहीं रहता है. मतलब जब सो के आप जगह ना रात में मैंने क्या याद किया था, ऐसा वाला सीन होता है. तो वो इतना इम्पोर्टेंट होता भी नहीं है, मतलब सी बट आ जाता है कि यार ये इम्पोर्टेंट था, मतलब डालना था, ये भूल गए. आपको एक्टिवली यू नीड टू रिकवर कि ये सारी चीज़ें, लाइफ इज़ नॉट दैट सीरियस जितना हम सोचते हैं, राइट? है, होगा. वी आर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आर यू गिविंग योर बेस्ट एंड आर यू रेजिंग द बार एवरी टाइम. पिछली बार हमने ये अचीव किया, क्या मैं उससे बेटर कर रहा हूँ? मैं कल पिछले साल जैसा था, क्या आई एम गेटिंग बेटर? दैट्स इम्पोर्टेंट. दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मैं पीछे रह गया, उससे कुछ नहीं होगा. ठीक है. सो नाइस टॉकिंग टू यू. एंड ये लास्ट वाला ट्विस्ट भी मुझे अच्छा लगा. ये मुझे बहुत पहले से भी पूछना था, बिकॉज आई हैव सीन यू, मतलब हम पहले भी थे साथ में, अभी भी जब 2.5 साल से काम कर रहे हैं, तो मुझे पूछना था कैसे ये मैनेज कैसे होता है. मतलब मुझसे नहीं होता है, तो मुझे लगा मैं पूछूंगी. होते हैं सबके पास आइडियाज. इसलिए पूछा है कि आपको भी फॉलो करना है, तो आई एम श्योर आप फॉलो कर पाओगे. तो जो एडवाइस है उसको फॉलो भी करना. तो दोबारा अगर ऐसा कुछ पॉडकास्ट होगा, मे बी यू विल बी टेलिंग एवरीवन कि हाँ यार यही चीज़ सही है. राइट. स्तुति, थैंक यू सो मच. आपने यहाँ पे आके अपने जर्नी के बारे में हमें और बताया. आई एम रियली प्राउड आपने जिस तरह से चीज़ों को संभाला है फ्रूट फॉर्मुलेशंस होने के बाद और पहले भी. यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल हाउ अ पर्सन शुड गो इन टू डेप्थ ऑफ डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस and become a good salesperson. Thank you so much for joining. Thank you so much for the appreciation. Guys, I hope आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा. इसी तरह से और टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे. जुड़े रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच.